Hello everyone. We are going to cover the whole syllabus of governance issues and challenges जो कि हमारा एक जी का सब्जेक्ट है ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट यूनिट से जो कि है गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है रोल ऑफ स्टेट इन द era ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड स्टेट मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। तो फर्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज सिविल सोसाइटी। इस पर शॉर्ट नोट आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वो शॉर्ट नोट और रोल ऑफ स्टेट इन द era ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये दो टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्टिंग विद रोल ऑफ स्टेट इन द era ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो फर्स्टली ग्लोबलाइजेशन होता क्या है उसका हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे अगर ये हमारे पास क्वेश्चन आता है। सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस, यानी जो हमारी डिफरेंट कंट्रीज है वर्ल्ड के, वो और भी ज्यादा एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो चुके हैं और उनमें एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका है इन चीजों के रिलेटेड रिलेटेड ट्रेड, कम्युनिकेशन, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। अब दुनिया पहले से ज्यादा मिंगल्ड है। मिंगल्ड का मतलब है इकट्ठे हैं, एक साथ है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, अब स्टेट का काम, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसके डबल डुअल रोल हो चुके हैं। जैसे कि उन्होंने एक नेशनल इंटरेस्ट भी संभाला और एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभालनी है, तो उनके जो रोल है वो इवॉल्व हो रहा है। द स्टेट्स रोल इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज मल्टी डायमेंशनल रोल हो रहा है। अब उनको उनकी इकोनॉमी, सिक्योरिटी, कल्चरल, एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज पर भी डील करना है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एक्सपेंड करता है तो स्टेट को एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करना पड़ता है। उसके वेरियस की रोल्स जो है वो सबसे पहले क्या है? मैनेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड, ensuring national security and global cooperation, protecting human rights and social welfare, addressing environmental issues, promoting national culture and identity, participating in global governance and cooperation। अब इनका डिटेल हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड। अब जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमी जो है वो और भी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गई है। हमने देखा होगा मार्केट में, हमारी जो मार्केट्स है वहाँ पे सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे विदेशी विदेशी कपड़े भी मिल रहे हैं जो हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है, सामान वो इम्पोर्ट किया है। हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट होता है अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री तक भेजना सामान को, इम्पोर्ट करके दूसरी कंट्री का अपनी कंट्री में मंगाना। ठीक है, अब जैसे ग्लोबलाइजेशन आ रही है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो है एक बूम देखने को मिला है, ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, इकोनॉमी और भी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गई है। अब एक स्टेट है, उसका मेजर रोल क्या है कि रेगुलेट करना है इंटरनेशनल ट्रेड को, इकोनॉमिक पॉलिसी को मैनेज करना है। अब इसका क्या मतलब है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को मैनेज करना है? अब जो बाहरली कंट्रीज है, अब वो ज्यादा मशीनरी गुड्स अगर बेच रही हैं और इंडिया में अगर ट्रेडिशनल गुड्स बन रहा था जैसे हमारे पुराने टाइम में, तो जो मशीनरी गुड्स होता है उनका प्राइस कम होता है, लेकिन जो ट्रेडिशनली हैंडमेड होता है उनका प्राइस ज्यादा होता है। तो इसके लिए क्या करता है, जो एक कंट्री होती है वो टैरिफ बैरियर्स लगा देती होती है, मतलब उसके ऊपर कुछ टैक्सेस वगैरह लगा देती है, जिसकी वजह से जो हमारी नेशनल इंडस्ट्रीज है उनको ज्यादा जो है कॉम्पिटिशन फेस ना करना पड़े। अब स्टेट का क्या काम होगा? रेगुलेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, मैनेज करना इकोनॉमिक पॉलिसीज को, और नेशनल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम ग्लोबल कंपटीशन। क्योंकि अब जो मेड इन चाइना सामान होता है वो तो बहुत ज्यादा चीप होता है ना, लेकिन वही मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स होंगे वो थोड़े कॉस्टली होंगे, तो इसलिए टैरिफ बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, ताकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनको ज्यादा कंपटीशन फेस ना करना पड़े। उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स एंड फ्री ट्रेड। इनके बीच में अगर हमने एक्सप्लेन करना है तो ग्लोबल मार्केट्स एंड फ्री ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन हैज एक्सपैंडेड इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्टेट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग दिस न्यू इकोनॉमिक लैंडस्केप। State negotiate trade agreements, set tariffs, and create regulation to ensure that trade flows smoothly. However, globalization has also led to call for a reduction in state intervention to allow market forces to operate more freely. अब global markets and trade इसमें क्या है? अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन एक्सपेंड हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड भी also भी बढ़ रहा है, स्टेट को रोल प्ले करना है इस न्यू इकोनॉमिक लैंडस्केप में। स्टेट नेगोशिएट करके ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं कि आपकी कंट्री में से हम इतना सामान मंगाएंगे तो आप भी हमारे में से इतना मंगाएंगे, ऐसे कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स भी होते हैं। टैरिफ बैरियर्स भी लगाए जाते हैं, ठीक है, रेगुलेशंस भी बनाई जाती हैं ताकि सब फ्लोज सारा काम स्मूथली हो सके। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आने से ये हुआ है कि एक कहा गया है कि मार्केट को थोड़ा फ्रीली रन करने दिया जाए, स्टेट का ज्यादा इंटरवेंशन ना किया जाए। सो रेगुलेटिंग एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब जो एमएनसी है जैसे वो डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपैंड हो रही है, अब स्टेट का रोल ये है कि वो देखे कि जो एक एमएनसी है वो सारे लॉज फॉलो कर रही है टैक्सेशन के या नहीं कर रही है, जो वो लेबर रख रही है। अब जो अगर सपोज कोई एमएनसी है वो इंडिया में ओपन हुई है, ठीक है, और हमारी सरकार का ये काम है वो देखिए कि वो प्रॉपर टैक्सेशन के रूल्स फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, जो वहाँ पे लोग लेबर कर रहे हैं उनको प्रॉपर उनके स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं, उनको मिनिमम प्राइस उनका मिनिमम लेबर वेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो एक्ट्स है, लॉज है बने हुए हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो अनफेयर कॉम्पिटिशन तो नहीं दे रहे हैं हमारी लोकल मार्केट को। तो ये सब कुछ काम किसका होता है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट का होता है। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंस। स्टेट जो डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट्स है वो वर्क टुगेदर करते हैं ताकि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को मेंटेन रखा जा सके, और इसी के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ताकि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सके, इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा जा सके और डेवलपमेंट में असिस्टेंस हो। तो उसके बाद हम कुछ स्कॉलर्स के व्यूज पढ़ते हैं इस पे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड पे। अब so first, Wallerstein argues that globalization led to a division between core and peripheral countries by the state acting as a mediator between these two forces. अब जो इमैनुअल वालेस्टीन है ये बोलते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कारण से जो दुनिया वो दो हिस्सों में बट चुकी है, दैट इज वेल्दी नेशंस, दैट इज डेवलप्ड नेशन एंड डेवलपिंग नेशंस। ओके, और जो एक स्टेट है वो एक मीडिएटर की तरह एक्ट कर रही है, स्टेट यानी गवर्नमेंट। Then is Stiglitz emphasizes the role of the state in ensuring that globalization does not harm its citizens by controlling global institutions like IMF and World Bank. देन इज सिक्योरिटी एंड ग्लोबल कॉपरेशन। अब जैसे कि हमें पता है ग्लोबलाइजेशन से इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई है, लेकिन उससे कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि सिक्योरिटी इश्यूज, जैसे कि केसेस ऑफ टेररिज्म जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, साइबर थ्रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ट्रांसनेशनल क्राइम इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है।
अब स्टेट को अपनी नेशनल सिक्योरिटी भी मेंटेन रखनी है और बाकी कंट्रीज के साथ कोऑपरेट भी करना है टू एड्रेस ग्लोबल थ्रेट्स। देयर इज नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, भाई ग्लोबलाइजेशन हैज कनेक्टेड नेशंस, इट हैज आल्सो ब्रॉट न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे कि टेररिज्म, साइबर थ्रेट्स एंड पेंडेमिक्स। अब जैसे हमें पता है कोविड-19 आया, अगर इतना इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड नहीं होता, क्या वो इतना पेंडेमिक बनता? नहीं बनता ना। वो इतना वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक बनता है तो उसका कारण क्या था? वन ऑफ द रीजन वाज ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई थी। स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन बाय ensuring robust national security, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, एंड कोऑपरेटिंग विद अदर स्टेट्स ऑन इश्यूज लाइक इंटेलिजेंस शेयरिंग, border control and military alliances. Then is geopolitical power. In globalized world, states must also adapt to shifting power dynamics. जैसे कि अब ये है ना कि अब एक जियोपॉलिटिकल पावर क्या होता है, मतलब देखो अभी जैसे यूएस जो है वो एक सिंगल पावर बना हुआ है, उसकी एक हेजेमोनिकल पावर बनी हुई है। लेकिन अब मोर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो रहा है, अब इसमें पावर जो शिफ्ट हो रही है डिफरेंट नेशंस को अडेप्ट करना चाहिए। चाइना, इंडिया, न्यू जैसी जो यूनियंस हैं वो एक शिफ्टिंग ऑफ पावर का कल्चर शो कर रही है हमें। अब स्टेट रोल इज टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रमोट इंफ्लुएंस इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, forums and negotiations. Then is human rights and social welfare. Globalization has also highlighted issues related to human rights and social welfare. The state has a duty to protect its citizens' rights while also participating in global efforts to promote human rights. ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए और सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। इसके इश्यूज को भी हाईलाइट किया गया है। अब स्टेट जो है उसकी ड्यूटी क्या है कि वो अपने सिटीजन के सारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू अ ग्रेटर फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स। क्यों? क्योंकि जस्टिस, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, भाई ये मूवमेंट बहुत ज्यादा स्प्रेड हुई है और स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करें और इंश्योर करें कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है वो उसको इफेक्ट ना कर सके उनके राइट को। फॉर एग्जांपल एमएनसीज, ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज। अब जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई कंट्री है वहां पे वॉर लगता है, अगर वहां पे इंस्टेबिलिटी होता है, तो एक ग्लोबल कोऑपरेशन रहना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज के रिलेटेड। जैसे कि अगर अब ऐसा वॉर वगैरह लगा है तो हमें रिफ्यूजी को स्पेस देना चाहिए, ठीक है, रहने के लिए कंट्री में। अभी जैसे बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो रही है, वहाँ पे हिंदू के अंदर, हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा व्यवहार किया जा रहा है, सुनने में आ रहा है। अभी रशिया यूक्रेन को हुआ तो इसमें ऐसा रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है, तो एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव रहना चाहिए इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और रिफ्यूजी क्राइसिस, पॉवर्टी, हेल्थ, पेंडेमिक्स, इनके ऊपर एक स्पेशल फोकस देना चाहिए। देन सोशल पॉलिसीज। द स्टेट कंटिन्यूज टू बी रिस्पांसिबल फॉर एंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजंस। हाउएवर ग्लोबलाइजेशन ऑफन फोर्सेस स्टेट विद द सोशल पॉलिसीज टू मेंटेन कॉम्पिटिटिवनेस इन द ग्लोबल इकोनॉमी, लीडिंग टू डिबेट्स ऑन इश्यूज लाइक लेबर स्टैंडर्ड्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। अब सोशल पॉलिसीज में ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इंश्योर करने की सिटीजन का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, लेबर स्टैंडर्ड्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना चाहिए। उसके बाद अमर्त्य सेन ने बोला था कि स्टेट मस्ट फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, emphasizing the importance of social welfare and human rights with the framework of globalization. Then is environmental protection and climate change. अब जो environment issues हैं जैसे climate change, इन टॉपिक्स पर चाहिए हमें ग्लोबल कोऑपरेशन। अब स्टेट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डोमेस्टिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल एफर्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब जो इश्यूज है जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी है, सभी के लिए स्टेट डिफरेंट कंट्रीज का कोऑपरेशन चाहिए ताकि एक वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अब जो एक कंट्री है उसको अपनी नेशनल डेवलपमेंट को मेंटेन रखते हुए ग्लोबल एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करनी चाहिए। अब बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी हुए हैं जैसे कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो एक एग्जांपल बताता है कि कैसे डिफरेंट नेशंस को इकट्ठे आना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए प्रॉब्लम्स को, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को। उसके बाद नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसीज। अब स्टेट के पास पावर है कि वो इंप्लीमेंट कर सके डोमेस्टिक एनवायरमेंटल पॉलिसीज जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो, एमिशन को कंट्रोल करो और कंजर्वेशन एफर्ट्स को। ठीक है, और उनको मेंटेन भी रखना पड़ता है जो ग्लोबल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स हुए हैं। ठीक है, then is cultural and ideological influence. Globalization has led to the spread of culture, but it also poses a threat to local tradition. अब कल्चर का स्प्रेड हुआ है ना, आज हम जीन्स पहन रहे हैं, आज हम बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, क्या वो इंडिया का कल्चर है? नहीं, वो इंडिया का कल्चर नहीं है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरकनेक्टेडनेस, ड्यू टू इंक्रीज इन माइग्रेशन ऑफ पीपल, ड्यू टू इंक्रीज इन दिस इंटरडिपेंडेंस, हम जो है हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जो हमारे जीन्स चल रहा है वो यूएसए का कल्चर है, जो हमारे पिज्जा बर्गर चल रहा है वो वेस्टर्न कल्चर है ना। सो ये हमें थ्रेट प्रोवाइड करवाता है लोकल ट्रेडिशन के लिए। ठीक है, the state must promote and protect its culture while participating in global cultural exchange. उसके बाद cultural globalization. Globalization has led to mixing of cultures and ideas facilitated by internet, media and tourism. While this can lead to culture exchange and greater understanding, it can also result in cultural homogeneity, where dominant culture, especially Western ones, overshadow local traditions. The state plays a role in promoting a national identity, language, and cultural heritage. Promoting national ideology. State can also use globalization to promote their values and ideology. For instance, they may use digital platform or media to spread their political, economic, or cultural ideas internationally. There is global governance and cooperation. जैसे कि वर्ल्ड फेस कर रहा है, as world faces interconnected issues, state must work together through global institutions to tackle challenges such as health crisis, economic inequality and conflict. अब जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि है यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट,
अब इसमें डिफरेंट स्टेट्स पार्टिसिपेट करती हैं। ये इंस्टीट्यूशन जो है ये की है एड्रेस करने के लिए नेशनल बॉर्डर इश्यूज को, कैसे पीस मेंटेन करना है, कैसे ट्रेड चलेगा, कैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे ह्यूमन राइट्स को बरकरार रखना है, कैसे इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन रखना है। दैट इज मल्टीलेटरलिज्म। ग्लोबल challenges like climate change, pandemic and terrorism. Climate change, pandemic and terrorism require states to cooperate in multilateral frameworks. The state's role in these settings is to represent national interests while contributing to collective global solutions. Now, conclusion is the state plays a pivotal role in the age of globalization. While globalization presents new opportunities and challenges, state must adapt and evolve to ensure the protection of their citizens, promote sustainable development, and engage in global cooperation. तो स्टेट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है सभी प्ले कर रहा है ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन एक नई अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस लेके आ रही है और स्टेट को उसको अडेप्ट करना चाहिए और उसमें एवॉल्व करना चाहिए कि वो अपने सिटीजंस को कैसे प्रोटेक्टेड रख सकता है, कैसे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकता है, कैसे ग्लोबल कॉपरेशन में एंगेज रह सकता है। अब स्कॉलर जैसे कि वेल्स इंस्टीट्यूट बैक एंड अदर हाईलाइट दैट व्हाइल ग्लोबलाइजेशन रीशेप द रोल ऑफ स्टेट, इट रिमेन्स सेंट्रल इन मैनेजिंग बोथ नेशनल एंड ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटीज. The state's involvement in economic, social, environmental, and security matters is essential to navigating the complexities of a globalized world. सो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। एक बार हम इसका थोड़ा ओवरव्यू फिर से लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमने करा। सो बेसिकली रोल ऑफ स्टेट इन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, स्टेट का क्या अहम भूमिका रहती है ग्लोबलाइजेशन के दौरान। तो सबसे पहले हमने यही पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, कि इसमें इंटरकनेक्टेड इंक्रीज हो जाती है, देश एक दूसरे के ऊपर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, जैसे कि ट्रेड, कम्युनिकेशन, कल्चर और पॉलिटिक्स में। अब जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो स्टेट का जो रोल है वो भी इवॉल्व हो रहा है। अब स्टेट को नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटीज भी निभानी होती है। तब जो नया एज आ रहा है ग्लोबलाइजेशन का, इसमें गवर्नमेंट का जो रोल है वो मल्टी डायमेंशनल है, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल, एनवायरमेंटल, सोशल इश्यूज, बहुत सारी इश्यूज का ध्यान रखना होता है। की रोल ऑफ स्टेट इन ग्लोबलाइजेशन से पहले है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड। अब जैसे कि इकोनॉमी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो रही है तो स्टेट को क्या करना पड़ रहा है, रेगुलेट करना पड़ रहा है इंटरनेशनल ट्रेड को, इकोनॉमिक पॉलिसीज को मैनेज करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है कि नेशनल इंडस्ट्री जो है कोई ऐसा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन तो नहीं मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट्स एंड फ्री ट्रेड को, ग्लोबल मार्केट्स एंड फ्री ट्रेड इसमें हमको देखना पड़ रहा है कि स्टेट कैसे मैनेज करते हैं न्यू इकोनॉमिक लैंडस्केप को, ट्रेड एग्रीमेंट्स कैसे साइन हो रहे हैं, सेट उनको टैरिफ से सेट करने पड़ते हैं, ठीक है। और अब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कहा जा रहा है कि स्टेट इंटरवेंशन कम होना चाहिए और मार्केट्स को फ्रीली ऑपरेट करने देना चाहिए। एमएनसी का रेगुलेशन का काम देखना पड़ता है, ग्लोबल फाइनेंस स्मूथली रन करे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है इनका कॉपरेशन ये सब देखना है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड ग्लोबल कॉपरेशन, जैसे कि टेररिज्म, साइबर थ्रेट और ट्रांसनेशनल क्राइम बढ़ रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स और सोशल वेलफेयर, उसके बाद लेबर स्टैंडर्ड, हेल्थ केयर, एजुकेशन को मेंटेन रखना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्लाइमेट चेंज जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट ऐसे हमने बात की। उसके बाद कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस हमने देखा है, कल्चरल होमोजेनिटी का कंसेप्ट इसमें पढ़ा है। उसके बाद ग्लोबल गवर्नेंस एंड कोऑपरेशन में वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमने पढ़ी है। सो दिस इज अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक। देन आवर सेकंड टॉपिक इज सिविल सोसाइटी. So what is civil society? So civil society refers to the part of society where people come together to work on common issues, express their views and help others. So civil society क्या है? ये ना एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे आते हैं, एक साथ आते हैं, वो अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और उस पर एक्शंस लेते होते हैं। So civil society refers to the part of society where people come together to work on common issues, express their views and help others. These people form or groups, organizations, and associations that are separate from the government and private business. One, the main goal of civil society is to improve the lives of people and communities. It includes a wide group of people, wide variety of groups such as non-governmental organizations. ये वर्क करते हैं for social, environmental and human rights issues. Charities का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना जो फंड रेज करता है for those who are in need. उसके बाद कम्युनिटी ग्रुप्स एक लोकल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे छोटे मोटे मसले जो है हल किए जाते हैं, जैसे विलेज में पंचायती होती है वो तो जैसे इलेक्टेड होती है ना, ये छोटा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो नेबरहुड के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके बाद सोशल मूवमेंट, इसमें एक लार्ज नंबर जो है लोगों का इन्वॉल्व होता है पर वो कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जैसे सिविक राइट मूवमेंट हुआ जिसमें कहा गया कि सभी को इक्वल राइट मिलना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ कलर, सेक्स, तो ये सब सिविल राइट मूवमेंट में। उसके बाद क्लाइमेट चेंज मूवमेंट, तो ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आता है। इन सिंपल टर्म्स सिविल सोसाइटी वो है जहाँ पे पीपल एक साथ आते हैं टू हेल्प वन अनदर, प्रोटेक्ट राइट एंड एंश्योर दैट द गवर्नमेंट लिसंस टू देम, लिसंस टू द नीड्स ऑफ इट्स सिटीजंस। सो होपफुली इतना समझ आ गया होगा कि सिविल सोसाइटी क्या है। ये एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है जहाँ लोग एक साथ आते हैं, अपने इश्यूज को डिस्कस करते हैं, अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं और एक दूसरे की मदद करते होते हैं। दिस पीपल फॉर्म ग्रुप्स, ये ग्रुप करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट बिजनेस वर्ल्ड से अलग होता है। इनका मेन काम क्या होता है कि इंप्रूव करना लाइव्स ऑफ पीपल की और कम्युनिटीज की। ये इंक्लूड क्या क्या करता है, एनजीओज इंक्लूड करते हैं जो कि सोशल, एनवायरमेंटल और ह्यूमन राइट इश्यूज के रिलेटेड काम करते हैं। चैरिटीज वो होते हैं जो फंड रेज करते हैं लोगों की मदद करने के लिए। कम्युनिटी ग्रुप जो है वो लोकल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है नेबरहुड का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सोशल मूवमेंट का मतलब होता है लार्ज लेवल का मूवमेंट होना, जैसे कि फॉर सिविक राइट मूवमेंट और क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब मेन रोल क्या है सिविल सोसाइटी का, एडवोकेसी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये हेल्प करते हैं अवेयरनेस को बढ़ाने में और एडवोकेट करने में इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे कि ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस।
ये बहुत बार गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और ऐसी रूल बनवाने की कोशिश करते हैं जो सभी के लिए फायदेमंद हो। एंड ऑर्गेनाइज फॉर एग्जांपल एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फाइट्स फॉर इक्वल राइट फॉर वुमेन और अ ग्रुप दैट रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहला मेन रोल क्या है सिविल सोसाइटी का? एडवोकेसी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसका मतलब ये है कि ये अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं और एडवोकेट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज को, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस को। और they often work to influence government policies and laws to make society better for everyone. Then is social welfare. Civil society groups provide services that help people in need like healthcare, food, housing, and education. These often fill up gaps which are left out by the government. Example, a charity that offers food to the homeless or an NGO that helps refugees. होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल। अब जो सिविल सोसाइटी होती है वो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होता है, अभी एक्ट करता है एज अ वॉच डॉग कि हमने तुम्हारे ऊपर निगाहें टिकाई हुई है, ये सरकार को ऐसा बोल रहा है ताकि जो एक गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम करे, ठीक है, जो उसने प्रॉमिस किया वो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करे। दे मॉनिटर गवर्नमेंट एक्शंस, रिपोर्ट ऑन देम एंड मेक श्योर सिटीजंस वर्क राइट्स आर प्रोटेक्टेड। एग्जांपल, ग्रुप्स दैट मॉनिटर्स इलेक्शंस और ऑर्गेनाइजेशंस दैट एक्सपोजेस करप्शन इन गवर्नमेंट। उसके बाद प्रमोटिंग राइट्स एंड फ्रीडम। Civil society defend and promote human right, freedom of speech, and freedom of assembly. It helps ensure that all people are treated equally, no matter their gender, race, or background. Groups that protect freedom of speech or work and discrimination against certain group of people, bringing people together. Civil society help करती है कि लोग जो है वो यूनाइटेड रहे, चाहे वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हो, कल्चर के हो, रिलीजन्स के हो, ताकि वो कॉमन प्रॉब्लम को एड्रेस करें। वो एक ऐसा सोशल नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं जहां पे लोग अपने आइडियाज को शेयर कर सके और एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, जैसे कि कम्युनिटी सेंटर्स या फिर लोकल वॉलंटियरिंग ग्रुप्स होते हैं। ऐसे आप एक फ्लोचार्ट बना सकते हो। उसके बाद हम वेरियस व्यूज पढ़ते हैं सिविल सोसाइटीज पे। तो एक फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर है एलेक्सस, वो बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी एक ग्रुप है वॉलंटरी पीपल्स का जो एक साथ आते हैं ताकि वो सोसाइटी को इम्प्रूव कर सके। और वो एलेक्सस बिलीव करते हैं कि जो एक सिविल सोसाइटी है वो नेसेसरी है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। उसके बाद ग्रामशी जो है वो एक इटालियन थिंकर है। वो बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल होता है, जहाँ पे लोग डिफरेंट आइडियाज जो होते हैं रिलेटेड टू सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड कल्चर वो कंप्लीट करते हैं। ही बिलीव दैट द स्टेट एंड पावरफुल ग्रुप्स कंट्रोल द मेन आइडियाज इन सोसाइटी, बट सिविल सोसाइटीज वेयर दीस आइडियाज कैन बी चैलेंज्ड। सो व्हाट इज सिविल सोसाइटी? का कंक्लूजन क्या होगा कि सिविल सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का। ये इंक्लूड करता है ऑल द ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट एंड बिजनेस, वेयर पीपल कम टुगेदर टू एड्रेस कॉमन कंसर्न, help those in need, and make sure the government is doing its job properly. Scholars like Alexis de Tocqueville, Hegel, Antonio Gramsci, and Robert Putnam have shown how civil society helps build stronger, more democratic societies by promoting fairness, holding governments accountable, and fostering social connections. So, a civic society helps ensure that everyone's voice is heard and that people work together to create a better world. So, hopefully आपको दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज स्टेट एंड मार्केट एंड विद द सेकंड यूनिट, जो कि है चेंजिंग डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू गुड गवर्नेंस। सो थैंक यू सो मच। हम जो सेकंड वीडियो कवर करने जा रहे हैं उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट और गवर्नेंस कंसेप्ट का मतलब क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। देन गवर्नेंस का क्या मतलब है, डेवलपमेंट का, और इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद हम करेंगे गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। हम बेसिकली सबसे पहले डिफरेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस इन दोनों के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या है। सो गवर्नमेंट और गवर्नेंस हम ज्यादातर ना ऐसे इंटरचेंजेबल टर्म्स यूज कर देते हैं, हमें लगता है कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस सेम ही है, बट नहीं, ये सेम नहीं है, इन दोनों में कुछ ना कुछ फर्क तो है ना, इसलिए टर्म अलग अलग यूज किए गए हैं ना। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या है। सो बेसिकली गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन का नाम है जो एक कंट्री को, एक स्टेट को या एक कम्युनिटी को मैनेज करता है। जो एक गवर्नमेंट होती है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, ऑफिशियल की बनी होती है, जो कि एक देश के लिए, एक पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और रेगुलेशन बनाते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है उनके ऊपर वो कैसा गवर्न करते हैं एक जगह को, वो उनके ऊपर निर्भर करता होता है। एक जो गवर्नमेंट होती है उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, अब एक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब सबसे पहले गवर्नमेंट में इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं जैसे कि मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटर्स। उसके बाद एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब एक गवर्नमेंट है, अब लोकसभा, राज्यसभा यानी पार्लियामेंट है, कोर्ट्स है, मिनिस्टर्स है, ये एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है अंडर द गवर्नमेंट। देन लीगल अथॉरिटी एंड एनफोर्समेंट, उनके पास लीगल अथॉरिटी होती है ना, लॉज बनाते हैं, पुलिस होती है, मिलिट्री होती है, ये लीगल अथॉरिटी एंड एनफोर्समेंट। क्लियर हायरार्की एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सब इसके की एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है गवर्नमेंट का, कि जो यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट है वहां पे वो इलेक्ट करते हैं अपने प्रेसिडेंट को, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है तो वहां पे वो कांग्रेस को और सीनेट को चूज करते हैं, और उसके साथ और भी बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज होती है। तो ये सारा एक गवर्नमेंट का जो है वो होता है, सम अप करके ये सब कुछ गवर्नमेंट बनाता है। तो हमने गवर्नमेंट में क्या देखा है कि गवर्नमेंट एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जो एक कंट्री को, एक टेरिटरी को मैनेज करता होता है। ये कंपोज करता है किसका, कंपोज करके बनता है, ये बनता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, ऑफिशियल को, ऑर्गेनाइजेशन को मिला के गवर्नमेंट बनता होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे पार्लियामेंट, कोर्ट, मिनिस्ट्रीज, लीगल अथॉरिटी होती है, इनके पास हायरार्की एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। तो ये सब हमने गवर्नमेंट में देखा। अब गवर्नेंस क्या है, अब गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस एक प्रोसेस को कहते हैं
या एक प्रैक्टिस को कहते हैं जिससे एक सोसाइटी जो है वो रन हो रही है, जिससे सोसाइटी रन हो रही है। ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है और ज्यादा इंक्लूसिव कंसेप्ट है जो एक्सप्लेन करता है एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नेंस इज द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नेंस है वो बहुत सारे एक्टर्स को इन्वॉल्व करती है। जो गवर्नेंस, अब एक बंदा है वो अपने बिजनेस को कैसे रन कर रहा है उसको भी गवर्नेंस कहेंगे, चाहे वो प्राइवेट लेवल, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर कोई एनजीओ है, चाहे कोई सिविल सोसाइटी है, तो ये सब एक गवर्नेंस के अंदर आता है। जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जो एट नेशनल लेवल है। लेकिन जो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर ही लागू होता है। जो गवर्नेंस है ये किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की हो सकती है। इट इंक्लूड्स द रूल्स, प्रोसीजर एंड मैकेनिज्म बाय व्हिच डिसीजंस आर मेड, इम्प्लीमेंटेड एंड मॉनिटर्ड। अब की एलिमेंट्स क्या है गवर्नेंस के? पार्टिसिपेशन, कोई गवर्नेंस हो रही है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, किस किस चीज में हो रही है, तो वो सिटीजन हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी, एनजीओ या बिजनेसेस। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नेंस में, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस एंड फेयरनेस, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल। अब अगर हम ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं तो वो इन्वॉल्व करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक एंड अदर एक्टर लाइक एनजीओज, हु वर्क टुगेदर टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, हेल्थ क्राइसिस एंड ह्यूमन राइट्स। तो होपफुली इतना समझ आ गया होगा। अब डिफरेंस देखिए इनका। जो गवर्नमेंट है ये एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जो एक स्टेट को, कम्युनिटी को रन करता होता है। ठीक है, उसके बाद गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस एक प्रोसेस है, प्रैक्टिस है और एक सिस्टम है थ्रू व्हिच अथॉरिटी एंड डिसीजंस आर एक्सरसाइज एंड डिसीजंस आर इंप्लीमेंटेड अक्रॉस वेरियस एक्टर्स। Scope of government is narrow, whereas scope of governance is broader. It involves interaction of multiple actors, including government, business, and civil society. लेकिन जो गवर्नमेंट है वो फोकस करती है ऑन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट ओनली। ठीक है, in government decisions are made by elected officials, legislator, or public officials within a centralized structure. But in governance, decisions making is more decentralized and involve collaboration and consultation with multiple stakeholders. स्ट्रक्चर हायरार्कियल होता है, इसमें more fluid होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ नेटवर्क्स इंक्लूडेड होते हैं। एग्जाम्पल इज द यूएस गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस, यूएन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, वो सब। ठीक है, उसके बाद केस स्टडी गवर्नमेंट के ऑन केस स्टडी ऑन गवर्नमेंट। यूएस गवर्नमेंट जो है ये एक फेडरल सिस्टम है जो कंपोज करता है तीन ब्रांचेस का, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल। ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑपरेट करते हैं जहाँ पे सभी की ब्रांचेस की डिमार्केशन है और उनके जो पावर्स हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट है वो वेरियस पॉलिसीज बनाती है सच एज इमिग्रेशन लॉज, हेल्थ केयर पॉलिसीज। ठीक है, उसके बाद गवर्नेंस की केस स्टडी है ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस। Global governance for environmental issues involve multiple actors, including government, United Nations, international organizations like World Bank, NGOs, and businesses. Example is the Paris Agreement on Climate Change, where countries, along with other stakeholders, come together to address climate issues through cooperation and shared commitments. Government versus governance. India's development. Government. In India, the government developed policies such as NREGA, which provide employment to rural citizens. Governance. The governance of this policy involved not just government officials but also local NGOs, civil society groups, and international organizations, ensuring that the policies are implemented effectively and reach the marginalized communities. अब गवर्नेंस के अंदर जो ये पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने, वो इन्वॉल्व सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नहीं करते बल्कि बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं, बाकी इंस्टीट्यूशन, बाकी ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वॉल्व करते हैं ताकि ये फुल इंप्लीमेंट हो सके। और बहुत सारे फिलोसफर ने गवर्नमेंट और गवर्नेंस के ऊपर कोटेशन दिया, जैसे कि एरिस्टोटल ने बोला कि गवर्नमेंट, ये गवर्नेंस लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट की सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसमें हर सिटीजन एक रूलर भी होता है और वो बाद में रूल्ड भी होता है। मतलब अगर कोई राजा बनता है, अगर कोई राजा है तो उसके पास उतना ही राइट होना चाहिए कि वो बाद में एज अ सिटीजन भी एक्ट करे ना। जरूरी नहीं कि जो राजा वही राजा रहेगा, हमेशा हमेशा रूलर रूलर नहीं रहेगा, कई बार उसको रूल भी किया जाना चाहिए। ठीक है, द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इन विच एवरी सिटीजन इज द रूलर एंड रूल्ड इन टर्न। जॉन लॉके ने गवर्नेंस के ऊपर दिया है कि द एंड ऑफ लॉ इज नॉट टू अबॉलिश और रिस्ट्रिक्ट बट टू प्रिजर्व एंड एनलार्ज फ्रीडम। So what is conclusion? While government refers to the formal political structure and institution that hold power and make decision, governance is the broader, more inclusive process of decision making that involve multiple stakeholders, including government, civil society, and private organizations. The concept of governance is dynamic, emphasizing collaboration, participation, and transparency, while government focuses on institutional authority and legal structures. Governance play an essential role in development by ensuring that policies are not only made by the government but are also inclusive, transparent, and responsive to the needs of this stakeholder. Both concepts are essential for building a fair, just, and sustainable society where the voices of citizens are heard, rights are protected, and resources are managed effectively. So our next topic is interlinkage between state, market, and civil society, and this is a PYQ, that is previous year question. So state, market और civil society जो है इनका इंटरलिंकेज जो है बैकबोन बनाता है कि इफेक्टिव गवर्नेंस का, और ये सोसाइटी को शेप करने में, उसके सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आउटकम्स को शेप करने में बहुत अहम हिस्सा निभाते हैं। ये थ्री पिलर्स हैं, ठीक है जी, ऑफ ओवरऑल गवर्नेंस फ्रेमवर्क के। तो सबसे पहले अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट क्या? स्टेट रेफर्स टू अथॉरिटी ऑफ गवर्नेंस, राइट। स्टेट एक इंस्टीट्यूशन है जो गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, एनफोर्स करता है लॉज को एक डिफाइंड डायरेक्टिव। स्टेट बोलता है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, वो एस्टेब्लिश करता है पॉलिसीज और वो एसेंशियल पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के माध्यम से जो स्टेट है वो एक प्राइमरी मैकेनिज्म बनाता है गवर्नेंस का, और सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेशन, स्टेट प्ले अ रेगुलेटरी रोल इंश्योरिंग दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलाइन विद पब्लिक गुड। मतलब अब इसका क्या मतलब है, पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेशन?
इसमें ये बताया गया है कि स्टेट जो एक रेगुलेटरी रोल प्ले कर रहे हैं, कैसे कि सोसाइटी में देखो जो एक मार्केट होती है वो डिमांड और सप्लाई पर रन करती है, राइट। वैसे ही एक स्टेट है वो देखता है कि सोसाइटी में किन गुड्स की जरूरत है, किन की नहीं है। अगर कुछ ज्यादा ओवरफ्लो है वो उस हिसाब से रेगुलेशंस लगाता है। दिस इंक्लूड क्रिएटिंग फ्रेमवर्क टू एड्रेस मार्केट फेलियर्स, प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सो बेसिकली पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेशन में जो स्टेट है वो अहम हिस्सा लेकर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्डिक वेलफेयर स्टेट है सच एज स्वीडन एंड डेनमार्क, स्टेट प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल। अब जो स्वीडन है, जब डेनमार्क है, वहां पे स्टेट जो है एक इंपॉर्टेंट हिस्सा प्ले करता है, किसमें करता है, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करने में, ताकि सबके पास इक्विटेबल रिसोर्सेज आ सके। ठीक है। अब लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। The state's legitimacy stems from democratic process where citizens participate in free and fair election. Good governance requires that the state is accountable to its citizens, upholding transparency and the protection of human rights. So इसमें बोला जा रहा है कि जो स्टेट है, अगर वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जा रही है, अगर लोग उनको जाके चुन रहे हैं, तो उस गवर्नमेंट में लेजिटिमेसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। इस जो स्टेट है वो कौन सा काम कर रही है, अगर वो कोई काम कर रही है इस वजह से कर रही है। ठीक है। देन इज मार्केट। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक वैसी जगह है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है। मार्केट इज इकोनॉमिक सॉरी मार्केट इज इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मार्केट इज एक ऐसी प्लेस है जहां पे क्या हो रहा है कि एक प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का। जो मार्केट है वो प्रॉफिट के मोटिव से रन की जाती है, और उसकी वजह से ही, प्रॉफिट मार्जिन की वजह से वहाँ पे इनोवेशन हो रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है और वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। जो एक मार्केट है वो सप्लाई और डिमांड के ऊपर रन कर रही है। अब मार्केट जो है इसका मेन फंक्शन क्या, इकोनॉमिक फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल अकोमुलेशन हो रहा है। और जो स्टेट है वो एक अहम हिस्सा प्ले करता है कि मार्केट फेलियर्स ना हो। इन केस अगर मार्केट फेलियर्स का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इकोनॉमिक वेल्थ कंसंट्रेशन है, या कोई एक ही बड़ा बंदा जो है एक ही बिग प्लेयर बन रही है, एक ही कंपनी, मोनोपोलिस नहीं बनना चाहिए, एमएनसी को ज्यादा पावर नहीं मिलना चाहिए, जो लोकल इंडस्ट्रीज है ज्यादा उनको अनफेयर कॉम्पिटिशन नहीं मिलना चाहिए। तो ये सब कुछ जो है स्टेट ध्यान रखा होता है। जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कारण से इंटरकनेक्टेडनेस बना है, लेकिन कुछ कुछ प्लेयर्स जो है, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में जो है वो राजा बादशाह बन गए हैं। तो यही बात इस टॉपिक में की गई है। इसके लिए स्टेट जो है वो रेगुलेशंस लगाती है मार्केट में, ताकि एक्सप्लॉइटेशन ना हो, अनवांटेड या अनफेयर कंपटीशन ना मिले लोकल इंडस्ट्रीज को। देन इज सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी क्या है? अब सिविल सोसाइटी में हमने एक नोट किया था। तो सिविल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो कि ना तो वो बिजनेस वर्ल्ड की है, ना ही वो गवर्नमेंट की है। यहाँ पर लोग जो है डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी से आते हैं, वो अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उनका सोल्यूशन ढूंढते होते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट के रिलेटेड हो, चाहे वो लोकल इशू के रिलेटेड हो, ऐसा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए 1950s and 60s in is an example of how civil society can challenge state policies and demand systematic change. Similarly, the movement like Me Too movement and Black Lives Matter. देन इज वॉच डॉग रूल। अब मैंने पहले जब वीडियो किया था सिविल सोसाइटी का, उसमें बताया था कि जो सिविल सोसाइटी है वो एक्ट करती है एज अ वॉच डॉग। मतलब वो ध्यान रखती है कि जो एक गवर्नमेंट है वो कौन सा काम कर रही है, और गवर्नमेंट इज आंसरेबल, गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ेगा। और समटाइम्स जो सिविल सोसाइटी है वो इन्फ्लुएंस भी कर सकती है गवर्नमेंट के डिसीजन के, अगर वो सोसाइटी के अधिकतर लोगों के हक में नहीं है। ठीक है। अब इंटरलिंकेज इन गवर्नेंस, सिनर्जी एंड टेंशन। बोला जा रहा है कि जो स्टेट है, मार्केट है और सिविल सोसाइटी है, इनका जो इंटरलिंकेज है, ये दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज सिनर्जी एंड टेंशन। सिनर्जी का मतलब क्या है, और टेंशन इज स्ट्रेस। वी ऑल देन सिनर्जी इज ऑब्वियसली पॉजिटिव, क्योंकि अगर वो दो एस्पेक्ट्स की बात कर रहा है तो सिनर्जी का मतलब है अगर ये साथ में आ रही है तो इंडिविजुअली इन दोनों को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इन प्लेस के, अगर ये अलग अलग होते जितना तब। ठीक है। अब स्टेट एंड मार्केट, रेगुलेशन वर्सेस फ्री मार्केट। अब द स्टेट मस्ट स्ट्राइक अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन मार्केट फ्रीडम एंड गवर्नेंस। जो स्टेट है वो ये भी नहीं चाहता कि मार्केट के ऊपर वो ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए, ज्यादा रेगुलेशन लगाए। जो स्टेट है वो मॉडरेटली चाहता है कि सोसाइटी, जो इकोनॉमिक सोसाइटी है, वो मॉडरेट रन करे। मतलब स्टेट जो है वो ज्यादा रेगुलेशंस भी प्रोवाइड ना करे और ज्यादा फ्रीडम भी ना दे। ठीक है। ऑन वन हैंड इट मस्ट फोस्टर मार्केट एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एक स्टेट है वो ऐसा एक ऐसा स्पेस बनाना चाहती है जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो राइज करे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ऑन द अदर हैंड स्टेट मस्ट रेगुलेट बिजनेस टू इंश्योर दैट देयर एक्टिविटीज डू नॉट लीड टू मार्केट फेलियर्स। और दूसरी तरफ से स्टेट को ये भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि मार्केट फेलियर ना, मार्केट फेलियर का मतलब ये होता है, एक तो जो है एमएनसीज का ज्यादा दबदबा नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ज्यादा पर्टेन नहीं करनी चाहिए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर अब इन्होंने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेकर एक एग्जांपल लिया है कि जो स्टेट का रोल है वो है कि क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के अंतर्गत काम करे। ठीक है। अब ज्यादा जितने स्टैंडर्ड सेट है उससे ज्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को बूम करना चाहिए। देन इज देयर इंटररिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। स्टेट का काम क्या, गवर्नेंस करना, सिविल सोसाइटी अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करता है। सिविल सोसाइटी होल्ड्स दैट स्टेट अकाउंटेबल फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। अकाउंटेबल का मतलब है जो उसने किया है वो उसके लिए जिम्मेवार है। Activism, protest, and public engagement push the state to be more transparent, accountable, and responsive to the need of its citizens. This dynamic can sometimes create tension, especially when government face pressure to make change that challenge entrenched political or economic interest. Example: environmental movements such as Extinction Rebellion have challenged government globally to act more decisively on climate change. Their influence has pressurized policymakers to adopt stronger environmental regulations, set ambitious climate goals. ये तो environmental movement की बात ही यही है। अगर अभी हम बात करें कि सिविल सोसाइटी और अगर अभी हम बात करें सिविल सोसाइटी और स्टेट के बीच में, अभी एक रिसेंटली
ऐसा कुछ हुआ है जिसमें ये रिलेशन शो कर रहा है, दैट इज अभी फार्म लॉज पास हुए, उसमें वेरियस जो जथेबंदियां बोला जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल बोला जाता है, राइट। वो टुगेदर आए और उन्होंने फाइट किया कि एमएसपी जो है वो पर्टेन रहनी चाहिए, वो रहनी चाहिए, उसको हटाया नहीं जाना चाहिए, जो तीन ब्लैक लॉज बोले गए, राइट। तो ये भी क्या शो कर रहा है, यही रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि जो हम बुक्स में लिखा है हम वही फॉलो करें, जो हम अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं वो भी इसका एग्जाम्पल है। देन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट एंड द सिविल सोसाइटी, ethical consumption and corporate social responsibility. The market is increasingly influenced by civil society, particularly in realm of corporate social responsibility and ethical conversation. Civil society advocates for businesses to adopt sustainable practices, treat employees fairly, and respect human rights. अब मार्केट एंड सिविल सोसाइटी कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा इंटररिलेटेड है। सिविल सोसाइटी डिमांड करता है कि जो एक मार्केट है वो रन करना चाहिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे, एम्प्लॉयमेंट के साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट होना चाहिए। और इसी के इंटरेस्ट में जो मार्केट है वो कैसे ट्रीट करता है, वो रिस्पेक्ट करता है कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन को, सोशल वैल्यू को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल इज fair trade organization and movement like boycott Nestle have pushed the corporation to reconsider their supply chain practices, ensuring that they are more transparent, ethical and environmentally responsible. Otherwise उनका boycott किया जाएगा, ठीक है। Good governance, balancing power and interest. Effective governance requires a balanced approach where the state, market and civil society work in concert to create a just and sustainable society. The key principle of good governance are transparency, accountability, inclusivity, and responsiveness. Example in Germany, state market and civil society collaborated. किसलिए कोलैबोरेट किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी का हमने यूज करना है, इसके रिलेटेड पॉलिसी बनाई हुई है, ठीक है। द गवर्नमेंट सेट्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी गोल्स, बिजनेस इनोवेट एंड इन्वेस्ट इन क्लीन एनर्जी एंड सिविल सोसाइटी एडवोकेट्स फॉर फेयर ट्रांजिशन एंड सोशल इक्विटी। तो इसका ये हमें कंक्लूजन दिया गया है कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट मार्केट एंड सिविल सोसाइटी इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ गवर्नेंस। तो ये तीनों कैसे इंटर रिलेटेड अभी हमें समझ आ गया होगा। सो इसी के साथ हमारा यूनिट 1 पूरा होता है। अभी हम यूनिट 2 की ओर जाएंगे, जो कि है गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एंड हाउ गुड गवर्नेंस लीड टू अ बेटर सोसाइटी। ये हमारे दो टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस देखें। देखिए, तो अभी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक हमने स्टार्ट करना है। गवर्नेंस क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, बट डेमोक्रेसी को गुड गवर्नेंस कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, अभी ये दो टॉपिक हमारे हैं जो यूनिट 2 के हैं, जिनको हम अभी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज गवर्नेंस, अभी यही टॉपिक है हमारे। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि प्रोग्रेस होना, किसी भी चीज में प्रोग्रेस होना, लाइक इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स में लिया हुआ। क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट इन ऑल स्फीयर्स सच एज इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। इकोनॉमिक ग्रोथ मीनिंग इंक्रीज इन वेल्थ, प्रोडक्शन, एक्सेस टू रिसोर्स लाइक जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल डेवलपमेंट मीनिंग कि इंप्रूवमेंट हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर में। पॉलिटिकल मीनिंग क्या होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट मतलब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथ हो रहे हैं, रूल ऑफ लॉ बढ़ रहा है, ह्यूमन राइट्स बढ़ रहे हैं। कई बार डेवलपमेंट को जीडीपी के माइनों से भी मेजर किया जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से एक्सेस कितना है बेसिक सर्विसेज को, ऐसे भी मेजर कर लिया जाता है। उसके बाद गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस एक ऐसा माध्यम है जिससे एक देश को रन किया जाता है। गवर्नेंस रेफर्स टू द वे अ कंट्री ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड एट ऑल लेवल्स। अब गवर्नेंस, पॉलिटिकल गवर्नेंस, गवर्नेंस सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिसीजन कैसे बना रही है कोई गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट लेवल है चाहे वो सेंट्रल लेवल है, राइट। देन इज इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस, हाउ इंस्टीट्यूशन लाइक पुलिस, कोर्ट्स एंड पब्लिक सर्विसेज ऑपरेट एंड आर हेल्ड अकाउंटेबल। इकोनॉमिक गवर्नेंस मतलब मैनेजमेंट कैसे हो रहा है रिसोर्सेज का, मार्केट का, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस। तो अभी हमने दो टर्म्स पढ़ी हैं, डेवलपमेंट और गवर्नेंस। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव ग्रोथ इन वेरियस सेक्टर्स सच एज इकोनॉमिक सेक्टर में क्वालिटेटिव ग्रोथ हो रहा है, मतलब इंक्रीज इन प्रोडक्शन हो रहा है, इंक्रीज इन जॉब अवेलेबिलिटी हो रहा है, इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, इंक्रीज इन जीडीपी हो रहा है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट इज कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सभी में इंक्रीज हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट मतलब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो स्ट्रेंथ हो रही है। द गवर्नेंस क्या है, एक ऐसा तरीका जिससे एक स्टेट को, एक कंट्री को या एक ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जाता है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट मतलब गवर्नेंस मतलब एक जो गवर्नमेंट है वो कैसे डिसीजंस बना रही है। इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशन सच एज पुलिस, आर्मी, वो कैसे रन कर रहे हैं। इकोनॉमिक गवर्नेंस मतलब कि जो मार्केट है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रही है, जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कैसे हो रहा है। गुड गवर्नेंस इन्वॉल्व्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ एंड पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग ऑफ प्रोसेसेस। उसके बाद अब डेवलपमेंट और गवर्नेंस कैसे इंटर रिलेटेड है। द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू दीज की पॉइंट्स, ओके। सी, first is governance influences development. How? First is policy making. Good governance led to sound policies. Sound policies and good policies that promote sustainable development. For example, a government that invests in education and healthcare can improve the quality of life for its citizens. Then is resource allocation. Effective governance ensures that resources such as money, land, and services are distributed fairly and efficiently, helping to reduce poverty and inequality. Then is institution and services. The government strong institutions can provide essential services like clean water, roads, and education, all of which are key to development. Accountability. In a well-developed, well-governed society, leaders are accountable to the people, which ensure that the development programs are genuinely aimed at improving the life of citizens rather than benefiting a few people. ठीक है।
सो अभी सबसे पहले हमने पढ़ा डेवलपमेंट और गवर्नेंस इंटर रिलेटेड कैसे है। उसमें गवर्नेंस कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है डेवलपमेंट को। सबसे पहले गवर्नेंस कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है डेवलपमेंट को। अब गवर्नेंस में क्या होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है। अगर गुड पॉलिसी मेकिंग हो रही है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हमारा रास्ता जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसे तरीकों में इन्वेस्ट करना, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना, ताकि क्वालिटी जो है वो इंप्रूव रहे, सिटीजन की गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड कर सके। ठीक है, अब गवर्नेंस हो रही है डेवलपमेंट की ओर, तो रिसोर्स एलोकेशन। अब अच्छी गवर्नेंस है तो रिसोर्स जो है वो क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज, अगर हमारे इंस्टीट्यूशन जैसे कि अगर स्कूल्स अच्छे बने हुए हैं, क्लीन वाटर है, अच्छी रोड्स बनी हुई है, तो वो डेवलपमेंट की ओर रास्ता जा रहा है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी है, वो भी समझ आ गया। देन अब डेवलपमेंट कैसे गवर्नेंस को स्ट्रेंथ कर रही है। ठीक है, अब इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन चुका है, अगर बिल्डिंग अच्छी बन चुकी है, रोड्स अच्छे बन चुके हैं, स्कूल्स अच्छे बन चुके हैं, हॉस्पिटल्स अच्छे बन गए हैं ना, वो कैपेसिटी ऑफ गवर्नेंस को इंप्रूव करेगा। बिकॉज बाय दिस गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कम्युनिकेशन हो सकता है, बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो सकती है। अब सर्विसेज जो है, अब गुड्स रेडी है, सर्विस प्रोवाइड करनी है, राइट। तो ये अगर स्कूल्स अच्छा है तो गुड एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स बन चुकी है तो अब उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा चुकी हैं, तो इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। देन इंक्रीज पार्टिसिपेशन। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड हो रही हैं, इसके कारण से क्या होगा, लोगों के पास नॉलेज आएगी। लोगों के पास अगर नॉलेज आएगी तो वो डेवलपमेंट प्रोसेस में और इंक्रीज कर पाएंगे, बिकॉज उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा इन कंटेस्टिंग इलेक्शंस, इन चूजिंग देयर गवर्नमेंट्स, राइट। सो इंक्रीज पार्टिसिपेशन। तो social stability, as people's basic need are met through development such as access to food, health and education, social tensions जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी, इसकी वजह से स्टेबिलिटी आ जाएगी सोसाइटी में। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ऑफन रिजल्ट्स इन अ मोर स्किल्ड फोर्स with better education and training, citizens can contribute to governance and policy making, leading to better solution for societal problems. सो एक बार ब्रीफ में फिर से बता रही हूँ डेवलपमेंट कैसे स्ट्रेंथ करती है गवर्नेंस को। अगर अच्छी गवर्नेंस थी तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन चुका है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन चुका है ना, अब उनको रेगुलर टाइम टाइम क्या प्रोवाइड करवाएंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, राइट। इंक्रीज पार्टिसिपेशन, इससे पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा क्योंकि लोग जो है वेल एजुकेटेड है। एक सोशल स्टेबिलिटी आ जाएगी क्योंकि अच्छी गवर्नेंस के कारण से क्या हो चुका है, लोगों को उनका बेसिक नीड ऑलरेडी मिल चुका है ना, तो स्टेबल सोसाइटी हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल होगा, स्किल्ड वर्कफोर्स होगा, राइट। अब एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस प्रमोट्स डेवलपमेंट, इसका एग्जाम्पल क्या है, countries with transparent governments, rule of law, and efficient institutions, such as Finland, Singapore, tend to have high level of development. These government can provide stability and services needed for people to thrive. Development help governance. In countries with rapid economic growth and improving social conditions, such as South Korea, populations increased education and wealth led to stronger democratic institutions and greater participation in governance. चैलेंजेस क्या है, करप्शन। पुअर गवर्नेंस के कारण से करप्शन होता है, जिसके कारण से जो डेवलपमेंट है वो जो है इन्फ्लुएंस होती है, इट हिंडर्स द डेवलपमेंट, उसमें कमी आती होती है। उसके बाद वीक इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे वीक गवर्नेंस है वहां पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस है वो भी वीक होंगे। इसके वजह से गवर्नमेंट जो है फेल हो जाएगी डिलीवर करने में अपने सर्विसेज। देन इज इनइक्वालिटी, इफ डेवलपमेंट बेनिफिट्स ओनली स्मॉल पार्ट of population, governance can become unstable. Unequal development can lead to social unrest, making governance more difficult. So, conclusion is development and governance are deeply connected. Good governance supports development by ensuring fair policies, efficient resource management, and strong institution. At the same time, development can strengthen governance by improving social stability, increasing participation, human environment interaction करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो व्हाट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि ह्यूमंस कैसे इन्वायरमेंट के साथ अट्रैक्ट, ह्यूमन कैसे इन्वायरमेंट के साथ जो है इंटरैक्ट करते हैं, और इन एक्सचेंज इन्वायरमेंट उसको कैसे परसीव करता है, वो उसको कैसे उस पर रिएक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। जो ह्यूमन है वो इन्वायरमेंट के साथ बहुत तरीकों से इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या होता है, हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, इन रिटर्न इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सोइल इरोजन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हो रहा है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल्स हो रहा है, सो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। ये सारा ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन का ही रिजल्ट। So, human environment interaction refers to the ways human affect the environment and how the environment influences human life. मतलब in exchange वो कैसे act करता है। It show the connection between human activities and the natural world. This interaction can either harm or help the environment depending on how people use resources. Key terms in human environment interaction. सबसे पहले होती है anthropogenic impact. Anthropogenic impact मतलब होता है human impact. दिस मीन्स चेंजेस टू द एनवायरनमेंट कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन। ह्यूमंस है वो अपने अर्बनाइजेशन के चक्कर में क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, ताकि बड़े बड़े अर्बन सिटीज बनाए जाए। अब अर्बन सिटीज बन रहे हैं तो इंडस्ट्रीज होगी, इंडस्ट्रीज होंगी, व्हीकल्स होंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेटअप होगा, जिसके कारण बहुत पॉल्यूशन होगा। एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट ये है, द इम्पैक्ट व्हिच इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन। देन इज सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन करना है किसी चीज को, अभी खत्म नहीं करना है, उसको भी बचा के रखना है। सो सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है कि जो हमारे पास अभी रिसोर्सेज प्रेजेंट है ना, उनको इस तरीके से यूज करना है कि वो भी खत्म ना हो जाए, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आ रही है वो भी थोड़ा बहुत यूज कर सके। मतलब हमें इन्वायरमेंट को इतना भी डिप्लीट नहीं करना है कि कल को जो फ्यूचर जनरेशन है वो इस सांस तक ना ले सके, हमको ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करना पड़े। अभी जैसे दिल्ली का केस था कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है, जैसे कि डीयू के बच्चे सभी अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की मतलब दिल्ली में कितना पोल्यूशन बढ़ चुका है ना।
AQI 1000+ हो गया था, इवन रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा था क्योंकि हमारी लिमिट है 500 AQI तक की, है ना। तो इतना बुरा हाल हो रहा है। अगर आज ये हाल है, आज से 15-20 साल बाद कितना और ज्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा अगर इसी पेस से बढ़ता रहा तो। क्या हमारी फ्यूचर जनरेशन सस्टेन कर पाएंगे? जैसे कि हमें पता ही है कि ऐसा स्टेटिस्टिक्स बता रहे थे कि एक दिन अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो वो 14 मतलब स्मोकिंग करने के बराबर है, राइट। तो दिस इज अबाउट सस्टेनेबिलिटी कि हमें अपने एनवायरमेंट को, अपने रिसोर्सेज को सस्टेन करके रखना है कि अभी वो खत्म ना हो जाए, अभी वो डिप्लीट ना हो जाए, उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है, चाहे फिर वो एनवायरमेंट है, चाहे फिर वो कोई मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज है। उसके बाद होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई मिनरल्स है या फिर कोई रिसोर्सेज है, हम उसको किस बेस से यूज कर रहे हैं, एंड इन एक्सचेंज और इन कंपेरिजन टू अर्थ को कितना टाइम लगता है उनको बनाने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोयल है, कोयल हम बहुत ज्यादा ज्यादा पेस से पेस मतलब स्पीड से यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मीनिंग मेजर द अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन यूज compared to the Earth's ability to regenerate those resources. Then is resource management. This involves controlling the use of natural resources like water, land, or forest to make sure they last long. Climate change. This refers to the long-term changes in temperature and weather condition, mostly caused by human activities like burning of fossil fuels. Key areas of human interaction is human environment interaction is agriculture. अब एग्रीकल्चर हो रहा है तो एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल हो रहा है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। ठीक है, HYV सीड्स के कारण वाटर यूज बढ़ रहा है। ट्रेडिशनल जब सीड्स यूज होते थे तब इतना वाटर का क्वांटिटी यूज नहीं होता था। अब एग्रीकल्चर करने के लिए डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है, तो ये एनवायरमेंट पे इंपैक्ट आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, HYV सीड यूज हुए, जिससे सॉइल डिप्लीशन हो रहा है। उसके बाद अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन कहाँ हो रहा है? जहाँ पे ग्रीन स्पेसेस थे जिसके कारण ग्रीन स्पेसेस लॉस हो रहे हैं। अब अर्बन स्पेसेस जहाँ बन रहा है वहाँ पे कॉन्क्रीट की बिल्डिंग्स बन रही है, जिसको कंक्रीट जंगल भी बोला जाता है। वहां पे क्या हो रहा है, हीट आइलैंड बन रहा है। हीट आइलैंड का मतलब ये होता है कि अगर आपने देखा होगा कोई भी, अगर आप सिटी में होते हो तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन जब आप आउटसाइड ऑफ सिटी मूव कर रहे होते हैं, जैसे अगर आपने कभी देखा होगा कि आप सिटी से अगर किसी विलेज की ओर जा रहे हो ना, तो आपको थोड़ी ज्यादा ठंडक का एहसास होगा, विच मीन कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम दी सिटी। सो दिस इज कॉल्ड हीट आइलैंड्स। मतलब जो सिटी है उसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है देन सराउंडिंग एरियाज, सो दिस इज कॉल्ड हीट आइलैंड्स। पॉल्यूशन होगा ऑब्वियसली, अगर अर्बनाइजेशन इंडस्ट्री बन रहा है पॉल्यूशन तो होगा। एग्जाम्पल, जब न्यूयॉर्क में मुंबई सिटी थी, ये बहुत पुअर AQI जो है इनमें होता है ड्यू टू अर्बन ग्रोथ। दिल्ली का एग्जांपल हमारे सामने है। एनर्जी कंजम्पशन। अब एनर्जी कंजम्पशन होगा तो एयर पोल्यूशन होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा। फॉर एग्जांपल, चाइनाज रिलायंस ऑन कोल हैज कॉज्ड सीवियर एयर पोल्यूशन। उसके बाद डिफोरेस्टेशन, राइट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। डिफोरेस्टेशन का एग्जांपल क्या है? जो अमेजोन फॉरेस्ट है वो लास्ट आई थिंक फ्रॉम 1990 टिल टुडे वो 17% जो है अमेजोन फॉरेस्ट का वो डिप्लीट हो चुका है, डिफोरेस्ट हो चुका है। वेस्ट मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो लैंडफिल्स और प्लास्टिक पोल्यूशन ओशन इसके एग्जांपल है। हर साल 8 मिलियन टन जो है सिर्फ प्लास्टिक पोल्यूशन जो है हमें मिलता है, कहाँ से? ओशियन से। इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ। भी ये माना जा रहा है कि 9.7 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी by 2050, जिसके कारण से रिसोर्सेज पर और ज्यादा क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा और ज्यादा दुर्गति हो जाएगी एनवायरमेंट की। देन इज क्लाइमेट चेंज। 97% ऑफ साइंटिस्ट एग्री दैट ह्यूमन एक्शन स्पेशली इन बर्निंग फॉसिल फ्यूल आर ड्राइविंग ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। Deforestation. Over 17% of Amazon forest has been destroyed in last 50 years, which has serious consequences for climate and biodiversity. Water scarcity. About 2 billion people के पास जो है पानी भी नहीं है पीने के लिए. They don't have access to clean drinking water, and countries like India are facing severe water shortages. उसके बाद plastic pollution. 8 million tons of plastic जो end up in ocean every year, causing damage to marine life. ठीक है. उसके बाद केस स्टडी क्या है ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन की? तो चाइना की अर्बनाइजेशन की और एयर पोल्यूशन की एग्जांपल दी गई है कि चाइना ने एक ऐसा प्रोसेस लेट किया है जिसमें उन्होंने रैपिड अर्बनाइजेशन का जो है फिनोमिना बनाया, जिसकी वजह से बीजिंग जैसे सिटीज में बहुत ज्यादा सीवियर एयर पोल्यूशन हुआ बर्निंग ऑफ कोल की वजह से, इंक्रीजिंग कार यूज की वजह से, जिसकी वजह से स्मोक हुआ, स्मोक की वजह से एयर पोल्यूशन होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, राइट। In 2013, Beijing faced a smoke crisis where the air quality was so bad that people could hardly see or breathe. China's urbanization and air pollution. China's rapid growth has caused severe air pollution in cities like Beijing. The burning of coal and increasing car use have led to smog that causes serious health problems. देन इज द ग्रेट बैरियर रीफ। कोरल रीफ का नाम सुना है? कोरल रीफ जो है वो पानी में रहते होते हैं, वाटर मेरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन वो क्लीन वाटर में रहते होते हैं। अगर पानी में अगर सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा है या फिर अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो दे कांट सस्टेन। ओके, और ये सबसे ज्यादा कोरल रीफ पाए जाते थे ऑस्ट्रेलिया के अराउंडिंग में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सराउंडिंग। लेकिन 1995 के आसपास आते आते क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा हुआ कि जो कोरल ब्लीचिंग हुआ, कोरल ब्लीचिंग मतलब है कि कोरल रीफ जो थे वो बचे ही नहीं, बहुत कम अमाउंट में बचे। कोरल ब्लीचिंग होता है कि वो कलरफुल होता है, कोरल जो है वो कलरफुल होते हैं, लेकिन कोरल ब्लीचिंग मतलब है उन्होंने अपने आप को व्हाइट टर्न कर लिया और वो खत्म हो गए। सो ह्यूमन एक्टिविटी सच एज ओवरफिशिंग एंड पोल्यूशन हैव सीरियसली हार्म्ड द ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया. Rising sea temperature due to climate change have caused coral bleaching. Half of the Great Barrier Reef has been lost due to coral bleaching since 1995. Then is deforestation in the Amazon. तो ये हमने देख लिया कि अमेजन फॉरेस्ट जो है बहुत जल्दी से श्रिंक कर रहे हैं। 17% जो है लास्ट 15 ईयर में अमेजन फॉरेस्ट खत्म हो चुका है, और ब्राजील का ओवर 7500 स्क्वायर माइल्स ऑफ रेन फॉरेस्ट जस्ट
1 ईयर बिटवीन 2019 एंड 2020। तो इतने जल्दी से डिफोरेस्टेशन हो रहा है। हाँ, गवर्नेंस हेल्प इन ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। अब गवर्नेंस, गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जा सकता है? सो कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस बनानी चाहिए। गवर्नमेंट्स कैन सेट रूल्स टू लिमिट पॉल्यूशन, प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड कंजर्व रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, नॉर्वे के पास कार्बन टैक्स है, जिसका मतलब यह है कि जो जितना कार्बन एमिशन करेगा उसको उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरनेशनल कॉपरेशन, वेरियस इंटरनेशनल एग्रीमेंट आज तक हुए भी हैं और होने भी चाहिए, जिसमें जो डिफरेंट कंट्रीज है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे कि हाँ हम इस प्रकार से जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करेंगे और एनवायरमेंटल इश्यूज को डील करेंगे। एग्जाम्पल, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज वाज साइंड बाय नियरली एवरी कंट्री टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाए गए हैं। देयर आर टोटल 17 एसडीजीज, जिसमें से ज्यादातर एसडीज जो है क्लाइमेट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सस्टेन, कैसे एनवायरमेंट को सस्टेन रखा जा सकता है, सच एज क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लैंड, इनको कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। ओके, हाँ, अब उनके ऑल्टरनेटिव भी क्या है? एनवायरमेंट इम्पैक्ट तो ये हो रहा है, अब इसके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या है? एग्रीकल्चर का क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, ट्रेडिशनल सीड्स यूज करने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन का क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। एनर्जी कंजम्पशन का क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी करनी चाहिए यूज। डिफोरेस्टेशन का क्या है? डिफोरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, रिफोरेस्टेशन करना चाहिए, सस्टेनेबल लॉगिंग करना चाहिए। अगर हमारे पास जगह की कमी है तो वर्टिकल फार्मिंग करना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या है? रिसाइकलिंग हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कंक्लूजन। सस्टेनेबल future human environment interaction is vital for understanding the impact we have on Earth. By making smarter choices such as reducing pollution, conserving resources, and working together on a global scale, we can protect the environment for future generation. Okay. तो उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन once said we cannot solve our problem with the same thinking we used when we created them। जब हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जब हम एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, तब हम जिस पर्सपेक्टिव से तब उसको डैमेज कर रहे हैं ना, अगर हम उसी पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं तो हम वो नहीं सोच सकते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है, राइट? So, by adopting sustainable practices and improving governance, we can create a better world where both human and environment thrive. Right? So, इसी के साथ हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन पढ़ लिया। ये एक पीवाईक्यू भी है। एक बार मैं जल्दी से फिर से एक रिकैप्चुलेशन करती हूँ कि ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन refers to the way human environment interaction refers to the way human affect the environment and how the environment influences human life. It shows the connection between human activities and the natural world. These interaction can either harm or help the environment depending on how people use them. Then key terms क्या है? Anthropogenic मतलब human activities से sustainability maintain करने, ecological footprint, resource management and climate change. उसके बाद human activities impact कैसे करता है environment पे, और उसके बाद हम sustainable practice कौन सी कर सकते हैं और example sustainable practice के लिए मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कुछ थे वो मैंने आपको बताया। देन केस स्टडीज हमने वेरियस पढ़ी हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट रेगुलेशंस लानी चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एंड देन कंक्लूजन। This is about our unit 3. Then there is a concept of green governance. Green governance refers to managing the environment in a way that promotes sustainability and protect natural resources while fostering economic growth and improving social life. सो ग्रीन गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि एनवायरनमेंट को इस प्रकार से मैनेज करके रखना कि वो सस्टेनेबल भी रहे, रिसोर्सेज भी प्रोटेक्टेड रहे, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर भी हो। इन सिंपल टर्म्स, इट्स अबाउट फाइंडिंग द राइट बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, एंड ensuring the well-being of people. Green governance involves government policies, business practices, and community involvement to ensure that human activities don't harm the planet. It focuses on promoting eco-friendly practices that help reduce pollution, conserve natural resources, and fight climate change. तो अभी ग्रीन गवर्नेंस का मतलब समझ आ गया होगा। उसके बाद की फीचर्स क्या है ग्रीन गवर्नेंस के? सबसे पहला है सस्टेनेबिलिटी। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि फोकस ऑन मीटिंग टुडेज नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो इसका मतलब यही है कि हमें आज रिसोर्सेज उस प्रकार से यूज करना चाहिए कि कल को आने वाली जनरेशन को रिसोर्सेज का कोई किल्लत ना आना पड़े। किल्लत का मतलब होता है कि रिसोर्सेज का कोई दिक्कत ना हो। Then is environmental protection. Green governance aims to reduce pollution, protect ecosystem, conserve water, air, and biodiversity, and ensure that natural resources are used responsibly. Climate action, taking steps to mitigate and adapt to climate change by reducing greenhouse gas emission and shifting to renewable sources of energy like solar and wind. Inclusive participation in green governance, all sections of society, government, business, and citizens work together to make decisions that benefit the environment. That is, it requires the efforts of everyone. A single person can't change the environment. Then is transparency, that is clear, open decision making that involve public participation and ensure that government and business are held accountable for their action. So this is about green governance, and there are various steps taken in India for green governance, such as there are various environmental laws and regulations, such as the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, which aims to reducing air pollution; Forest Conservation Act 1980, protect forest from overexploitation; the Environmental Protection Act 1986, which provide a framework for protecting the environment. Then what is NAPCC? National Action Plan on Climate Change, which was launched in 2018. So this aims for conserving water, ensuring sustainable agriculture, reducing emissions, promoting renewable energy. So these were few of its aim. It also includes the National Solar Mission to boost solar energy use and National Water Mission to conserve water resources.
Then is renewable energy push. India has set a target to reach 500 gigawatt of renewable energy capacity by 2030 by focusing on solar, wind and hydropower. This will reduce dependence on fossil fuel and help reduction pollution. So ये वेरियस स्कीम्स है, ठीक है। क्लीन इंडिया मिशन मतलब स्वच्छ भारत 2014 में हुआ था, तो ऐसे ऐसे वेरियस मिशन है, राइट। वेरियस चैलेंजेस भी है कि इंडिया डेवलपिंग स्टेज पे, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा इंडिया में, क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी भी है, ड्राउट फ्लडिंग बहुत इंस्टेंटली होता रहता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रहा है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन इन हैबिटेट, डिफोरेस्टेशन, वीगन एनफोर्समेंट है बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन है, और जगह भी ज्यादा है, दैट इज ह्यूज लैंड मास। सो दिस इज देन इज कंक्लूजन फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इंडिया में बहुत सारी स्कीम्स जो है वो बनाई गई, दैट इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, स्वच्छ भारत अभियान, रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स, एंड वी होप कि कुछ हालात बेहतर होंगे अगर इनकी इंप्लीमेंटेशन सही से की जा सक जाएगी तो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन गवर्नेंस एंड ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन। सो होपफुली आप सभी को समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूनिट 3 अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो 1% भी यूजफुल लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता ही है, हमने गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस का स्टार्ट किया हुआ है, जी सब्जेक्ट कवर करना। तो आज हम यूनिट कवर करने वाले हैं, दैट इज लोकल गवर्नेंस। तो इसमें बेसिकली अगर हम लोकल गवर्नेंस का यूनिट कर रहे हैं तो इसमें अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज दोनों कवर होगा। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब वही दोनों टॉपिक्स, और पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में पीपल का क्या रोल है, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा लेंथी टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो अभी हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद व्हाट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, हम थोड़ा क्विकली चलेंगे क्योंकि इजी यूनिट है, हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं और बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो सबसे पहले डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या फिर डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हायर लेवल से जो है पावर लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर एक लोअर लेवल पर दिया जाता है, ट्रांसफर हो रहा है पावर्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, फ्रॉम लोकल टू लोकल गवर्नमेंट, फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट, ठीक है जी। सो अब जब ये पावर का ट्रांसफर हो रहा है, इसमें क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर्स लेकर लोकल लेवल पर दिया, दैट इज पावर आर गिवन टू द पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज, दैट इज म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पंचायती राज का एक ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। सो पंचायती राज वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज एंड एनेबल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सो पंचायती राज जो है वो सेटअप हुआ है एज ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इस एक्ट ने क्या बोला है कि अब जो विलेज है उनकी लोकल गवर्नेंस जो है वो पंचायत से संभालेंगे, और पंचायत के आगे जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसके आगे 3 लेवल बन गए हैं, एक विलेज लेवल है, एक ब्लॉक लेवल है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है। जो सबसे पहले ग्राम पंचायत है ना, ये सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस है, और ये लोकल इश्यूज जैसे कि सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, कम्युनिटी ऑफ अ सिंगल विलेज देखते हैं। तो उसके बाद पंचायत समिति, 4 5 6 ग्राम पंचायत को जोड़कर एक ब्लॉक लेवल बनता है। उस ब्लॉक लेवल में एक से ज्यादा जैसे 4 5 ग्राम पंचायत मिलती है और उस समिति को बोलते हैं पंचायत समिति, ठीक है। दिस इज द हायर लेवल ऑफ ग्राम पंचायत, दिस इज कॉल्ड मिडिल लेवल बॉडी, ठीक है। तो जो पंचायत समिति होती है वो कोऑर्डिनेट करती है वर्किंग ऑफ डिफरेंट ग्राम पंचायत, उसका वर्क को सुपरवाइज करती है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर वेलफेयर प्रोग्राम देखती है कि इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन इज एट हाईएस्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें जितने भी विलेजेस आ रहे हैं ना, उन सबका देखेगी कि वहाँ पे सारे काम ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई विलेज लेवल के लिए कोई स्कीम वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है तो वो उसका इंप्लीमेंटेशन देखती है, कौन देखती है, जिला परिषद, हाईएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज, ठीक है। oversees all gram panchayats, right, and deal with policy implementation, district planning, and resource for various development schemes. अब की फीचर क्या है पंचायती राज सिस्टम के। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सभी के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट बैलेट सिस्टम। उसके बाद वुमेन रिजर्वेशन, जो लोकल लेवल है वहाँ पे 33% जो सीट्स है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है, जिसके कारण से जो लोकल गवर्नेंस है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन कर सके। देन इज फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल बॉडीज को कुछ एक फंड्स वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो अपना इंडिपेंडेंटली वर्किंग कर सके। उसके बाद पंचायत जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी सर्विसेज के लिए, सच एज वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। देन इज ग्रीवेंस रिड्रेसल, अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि हमारे विलेज में ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम एट लोकल लेवल भी सॉल्व हो सकती है। दे डोंट नीड टू अप्रोच टू स्टेट लेवल ना, उनको हाई लेवल पे जाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अब लोकली एट विलेज लेवल ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लोकल पंचायत आर एक्सपेक्टेड टू एंश्योर दैट कंप्लेंट्स फ्रॉम सिटीजंस आर heard and resolved क्विकली। उसके बाद अब स्टेट वाइज हम पंचायती राज सिस्टम का क्या सिनेरियो चल रहा है। सो केरल है, केरल इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया, राइट, और उन्होंने जो वर्क है अपना वो ग्रास रूट लेवल से किया हुआ है। जो केरल स्टेट है उसने पीपल प्लान कैंपेन जो है वो लॉन्च किया था 1990s में टू स्ट्रेंथन लोकल गवर्नेंस, ठीक है जी। और केरल की जो वुमेन पार्टिसिपेशन है लोकल गवर्नमेंट गवर्नेंस में, दैट इज मोर देन 50%। उसके बाद राजस्थान जो है वन ऑफ दी पायनियर स्टेट है किसमें इंप्लीमेंटेशन करने में पंचायती राज एक्ट को, और 73rd अमेंडमेंट से पहले भी यहाँ पे जो है लोकल गवर्नमेंट थी, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेट थी, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स थी, और राजस्थान इज इम्प्लीमेंटेड
various rural welfare scheme focusing on development of infrastructure, health services and women empowerment. Then there is West Bengal. वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राम पंचायत सिस्टम है, जहाँ पे 50,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायत है जो फंक्शन कर रही है अक्रॉस द स्टेट. दिस बॉडी प्ले अ की रोल इन इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर प्रोग्राम एंड बेसिक सर्विसेज. Then what is election procedure for gram panchayat village at village level? सो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो पंचायत इलेक्शन जो है वो 3 लेवल में होते हैं. देयर इज विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट यानी ब्लॉक लेवल, एंड देन डिस्ट्रिक्ट पंचायत दैट इज जिला परिषद. अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो हुआ था इसने एस्टेब्लिश किया था पंचायत को, राइट. और जो ये वर्किंग होती है ये होती है जो इलेक्शंस होते हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर ही होते हैं. और 18 ईयर से अब वाले पीपल जो है वो इसमें वोट कर सकते हैं, दे आर सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. ओके. सो स्टेट इलेक्शन कमीशन जब वो कोऑर्डिनेट करता है इलेक्शन को विलेजेस में फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में, उसके बाद वही डिटरमाइन करता है इलेक्शन डेट्स क्या होंगी और रिजल्ट और उसका काउंटिंग प्रोसीजर सब कुछ. एलिजिबिलिटी टू कॉन्टेस्ट क्या है, जैसे अब पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद है, सो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट एज है, लेकिन 21 ईयर्स जो है ये मिनिमम एज है एट विलेज लेवल, एंड फॉर हायर लेवल इट मूव्स अप टू 25 ईयर्स. देयर मे बी डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रिमिनल हिस्ट्री और इंसॉल्वेंसी. और सिटीजन ऑफ इंडिया होना मस्ट है, और जहां से वो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है उसका रेजिडेंट होना चाहिए. इलेक्शन मेथड्स. तो अगर अब इलेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं पंचायत के, और थ्रू सीक्रेट बैलेट सिस्टम होते हैं. रिजर्व सीट होती है एससी एसटी के लिए और वुमेन्स के लिए 33%. और जनरली हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव भी खड़ा होता है, बट मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. उसके बाद जो वोटिंग प्रोसीजर है वो सीक्रेट बैलेट पे होता है. इलेक्शन एक सिंगल डे में ही हो जाते हैं, बट मे बी अगर लार्जर डिस्ट्रिक्ट है तो कैन बी एक्सपेंड. ओके. वोटर जो है वो उनका नाम इलेक्टोरल रोल पे होना चाहिए ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ पंचायत. एंड voters can cast their votes for individual candidates rather than political party, although party affiliation may play a significant role. अब तो ईवीएम सिस्टम भी जो है वो डेवलप हो रहा है विलेज लेवल पे भी. जो हाईएस्ट जो कैंडिडेट हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स लेता है वो विनर होता है, ठीक है. उसके बाद इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं. उसके बाद द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड आफ्टर द वोट्स आर काउंटेड एंड द कैंडिडेट हु रिसीव द मोस्ट वोट्स इन देयर respective constituencies are declared winner. After the elections, when voting is done, the elected representatives such as sarpanch and members of the panchayat are responsible for implementing development program and managing local governance. Now, what are the challenges? Financial constraints. अब जो पंचायत से हमको ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं बनाया गया है इन पर्पस ऑफ जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, दे आर स्टिल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट. Political interference. Local bodies sometimes face political interference from high level of government, reducing their autonomy. Lack of awareness in rural areas. People may not be fully aware of their rights under the Panchayati Raj system, making it difficult for them to hold their elected representative accountable. Capacity and training. Many panchayat representative lack adequate training in governance, administration and financial management, leading to inefficiency. Gender inequality. अब जहाँ पर सीट रिजर्व है वुमेन के लिए, लेकिन विलेजेस में भी विलेजेस के अर्बन एरियाज में भी अभी तक जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, तो रियल पावर स्टिल reside in the hand of men. Okay. Because women empowerment has not been fully achieved. So what is the conclusion? The impact of democratic decentralization. Democratic decentralization through the Panchayati Raj system is essential for assuring people participation in local governance, especially in rural India. It has brought decisions making closer to the people and allowed for better local development. However, for it to be successful, fully successful, efforts are needed to address issues like financial constraints, lack of capacity, political interference. When these challenges are overcome, the Panchayati Raj system can significantly contribute to inclusive growth and empowerment of rural communities in India. देन अब ये जो था ये हमारा प्रीवियस के क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ रूरल लेवल गवर्नेंस. ओके. तो अभी रूरल लेवल का हमने कर लिया, लेकिन अभी अर्बन लेवल गवर्नेंस भी तो है, बिकॉज 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी था. अभी हमने 73rd तो कर लिया, अभी 74th की बात करते हैं. इसके लिए मैंने ये सारा फिर से पंचायती राज का एक्सप्लेन किया, उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज लिखा. तो अभी हम अर्बन लोकल बॉडी से ही स्टार्ट करते हैं. ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आया था 1992 में, जो कहता है सेटअप म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. म्यूनिसिपैलिटीज में कम पड़ा था वो स्मॉलर जगहों के लिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ज्यादा फॉर लार्जर सिटीज के लिए है. ऐसे याद कर सकते हैं कि फीचर क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. और म्यूनिसिपल फंड्स की बात करें तो अर्बन लोकल बॉडी मैनेज देयर ओन फंड विद रेवेन्यू फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स, ग्रांट्स एंड स्टेट कंट्रीब्यूशन. उसके बाद अब इसका भी एक मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है. सो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क, तो वो हमने पढ़ लिया है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 डिफाइन द स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज. ईच स्टेट हैज इट्स ओन म्युनिसिपल एक्ट दैट गवर्न्स द इलेक्शन ऑफ यूएलबीज. इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाते इलेक्शन, और उसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है फ्री फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाए at a regular interval of time. Eligibility to contest. Minimum age generally 21 years होती है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है on basis of criminal record, default of government use और many more things. Okay. उसके बाद कैंडिडेट का सिटीजन ऑफ इंडिया होना मस्ट है. उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटीज होती है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है. ये जनरली स्मॉलर अर्बन एरियाज में होती है और ये लार्जर सिटीज में होती है, ठीक है. Then municipalities may generally found in smaller urban areas governed by elected representatives such as mayor and councillors.
and municipal corporation governed by municipal corporations where elected representatives form the internal body and a mayor is chosen from among the councillors. Reservation of seat are same as rural level. Then election, direct elections होते हैं. Citizens elect representative directly through secret ballots. Voter cards are vote for individual candidate, not maybe not for a particular party. For vote level election, while the mayor is usually chosen among the elected representative of municipal corporation. Voting method is through secret ballot, but in some cities EVM are used. उसके बाद election campaign and political parties. Political party often play significant role in ULB election. Although some municipalities conduct non-partition elections, candidates usually campaign in their respective ward, addressing local issues like infrastructure, sanitation, and public services. Polling and counting done by state election commission on a single day, but for larger cities it may expand. Okay, then mayor election. After the ward election are done, the elected councillor choose the mayor or chairperson. The mayor is typically elected through a separate process, whereas the councillors vote for the candidate they prefer. Tenure 5 years, then election held. Then this is up. Then पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज की बात की जाती है. तो स्कोप क्या? गवर्न विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, गवर्न सिटीज, टाउन्स एंड मेट्रोपॉलिटन एरियाज. Structure 3 tier ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद. 2 tier municipalities and municipal corporations. Main focus rural development, agriculture, water supply, urban infrastructure, waste management, transport, housing. Direct election at all levels. Direct election to urban local bodies same. Reservation 33%. It may be very okay. Village services provide करना. City services like water sanitation. State and central government fund करती है. प्रॉपर्टी टैक्स, यूजर फीस, स्टेट ग्रांट, लोकल रेवेन्यू. ओके सेम, बस और कुछ भी नहीं है. अब अर्बन की अगर बात करें, हमने अर्बन में देख लिया था कि पीपल प्लान बना केरल में, ठीक है, फॉर रूरल डेवलपमेंट. बट फॉर अर्बन डेवलपमेंट केरल हैज आल्सो स्ट्रांग लोकल बॉडीज लाइक कोच्चि, त्रिवंतपुरम, सर्विंग एज मॉडल्स ऑफ एफिशिएंट म्युनिसिपल गवर्नेंस. राजस्थान में भी जयपुर का हम एग्जांपल देख सकते हैं. तो ऐसे इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया. अगर महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई, पुणे, नागपुर हैव लार्ज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विद रिस्पांसिबिलिटी फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्लम डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट. देन इस चैलेंजेस सेम रहेंगे चैलेंजेस, और दिस इज द कंक्लूजन भी सेम रहेगा. दैट इज both the panchayati raj system and urban local bodies play crucial role in decentralized governance. They empower local communities, improve services delivery, and make development more inclusive. However, for these systems to work effectively or efficiently, challenges such as financial constraints, capacity building, and political interference need to be addressed. So, बस इतना ही है. As local bodies gain more autonomy and resources, they can become more efficient in ensuring inclusive growth and sustainable development, both in rural and urban areas. By empowering local government and citizens, India can achieve more balanced development across all regions. Then, what is the role and importance of common man participation in administration? Last topic of this chapter. So, अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो सिटीजन पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है? होपफुली आपको वो लोकल गवर्नेंस का समझ आ गया होगा, है ना. उसके बाद सिटीजन पार्टिसिपेशन की जैसे हम बात करें, इसका मतलब होता है कि ऑर्डिनरी पीपल को इन्वॉल्व करना है रेगुलर डे टू डे गवर्नेंस में, ठीक है. अब इससे अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? डेमोक्रेसी जो है वो और स्ट्रेंथ होगी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बनेगी, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, रिस्पॉन्सिबलनेस ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज होगी, ठीक है. अब कौन से वेज हैं जिसमें जो पीपल है वो सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में? सबसे पहले वोटिंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है लोगों की इन गवर्नेंस, राइट. उसके बाद पब्लिक कंसल्टेशन. गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल होल्ड कंसल्टेशंस विद पब्लिक टू अंडरस्टैंड देयर नीड एंड इनकॉर्पोरेट सजेशन इनटू पॉलिसी मेकिंग. अब पब्लिक कंसल्टेशंस होती है वेरियस प्लेसेस है जहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो वो कंसल्टेशन करते हैं लोगों के साथ. उनमें वो बोलते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपकी क्या डिमांड्स है, डिस्कशंस होती है, राइट. एक वो तरीका. ये किस फॉर्म में हो सकता है? सर्वेस की फॉर्म में हो सकता है, कम्युनिटी मीटिंग्स की फॉर्म में हो सकता है, फोकस ग्रुप डिस्कशंस हो सकती है, राइट. देन व्हाट इज सोशल ऑडिट? Social audit involve the citizens reviewing the implementation of government and services. For example, citizen in rural area might review the मनरेगा work to ensure that funds are properly spent. अब सोशल ऑडिट का मतलब ये होता है कि जो सरकार ने पॉलिसीज बनाई है उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका एक रिव्यू लेना बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. एक ये भी हो सकता है सोशल ऑडिट का. अब आरटीआई एक्ट जो है इससे भी लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. देन इज कम्युनिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग. अब जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो कम्युनिटी बेस्ड है ना, एट लोअर लेवल है, हम उससे डे टू डे प्रॉब्लम जो है डिस्कस कर सकते हैं, so, वो है. उसके बाद वॉलंटियरिंग एंड एक्टिविज्म. मेनी सिटीजन पार्टिसिपेट बाय वर्किंग विद गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज. वॉलंटियरिंग अलाउ पीपल टू कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी एंड इंश्योर लोकल इश्यूज आर एड्रेस्ड, ओके. मीनिंग इन फॉर्म ऑफ एनजीओ हो गया, सिविल सोसाइटी बना लेना, एनजीओ बना लेना, वो हो गया इसमें, ठीक है. देन देयर इज टॉपिक कॉल्ड रोल क्या है. अब एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस किस वे में कर सकते हैं, हमने वो देख लिया. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या, ये क्या रिजल्ट्स देगी? मेकिंग गवर्नेंस मोर डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन सिटीजन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, राइट. मतलब डेमोक्रेसी जो है और ज्यादा फ्लरिश करेगी जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे थ्रू वोटिंग, राइट. Citizen can also attend public consultation, community meetings, and social audit to help shape the laws and regulation to govern them. Improving accountability and transparency, जैसे मैंने आपको बोला था, सोशल ऑडिट उसकी एक एग्जांपल है, वेयर पीपल इवैल्यूएट एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. उसके बाद गुड गवर्नेंस को प्रमोट करता है, ये सब स्ट्रेंथ करता है लोकल गवर्नेंस को, एनहेंस करता है सिटीजन के राइट को, ओके.
सो दिस इज अबाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन। इसमें चैलेंजेस क्या, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है इस चीज की, पॉलिटिकल बैरियर्स आ जाते हैं, बिकॉज मे बी जो पॉलिटिकल लीडर्स है और जो ब्यूरोक्रेट्स है वो रेजिस्ट करेंगे सिटीजन पार्टनरशिप को, पार्टिसिपेशन को, बिकॉज ऐसे तो उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ओवर डिसीजन कम हो जाएगा। लैक ऑफ पॉलिटिकल राइट, लिमिटेड एक्सेस है, डिजिटल लिटरेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है ताकि पीपल को पार्टिसिपेशन इंक्रीज की जा सके, क्योंकि तो ही लोगों के पास अवेयरनेस आएगी। इसके बाद सोशल इनइक्वालिटी है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, जैसे कि लोअर कास्ट वुमेन ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको बहुत ज्यादा बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं फॉर पार्टिसिपेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। Then conclusion, citizen participation is the cornerstone of strong democracy and good governance. By actively engaging with administration, citizens ensure that the गवर्नमेंट डिसीजंस आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द पीपल नीड्स। पार्टिसिपेशन जो है वो स्ट्रेंथ करती है डेमोक्रेसी को, अकाउंटेबिलिटी को, और इंप्रूव करती है सर्विस डिलीवरी और करप्शन को रिड्यूस करती है। बिकॉज अगर आपको है कि हाँ हमारे ऊपर कोई नजर झुकाए बैठे, अब हमारे पेरेंट्स अगर हम उनके पास बैठ के पढ़ते हैं तो हमें डर होता है कि हाँ कोई हमें देख रहा है तो हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन ये जब हम बाहर पढ़ने जाते हैं तो वैसे तो हमें किसी का डर तो होता नहीं है। वैसे ही है इलेक्शन का भी, वैसे ही है पॉलिटिकल, वैसे ही है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का। जब गवर्नमेंट को होगा नहीं पीपल आर वॉचिंग अस तो वो एफिशिएंटली वर्क करेंगे ना। बट अगर उनको है कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है, लोग तो अपनी आपस की लड़ाइयों में ही लगे हुए हैं, तो वाई दे वर्क फॉर अस ना। अगर हमें जिनको नीड है हम ही नहीं कोई एफर्ट कर रहे हैं तो उनको क्या जरूरत है, उनको तो अपना सही चल रहा है ना उनका सिस्टम, वो क्यों मेहनत करेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस टॉपिक कवर्स। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा, और थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड विशेस फॉर योर एग्जाम्स। हेलो एवरीवन, आज हम यूनिट 5 कवर करने वाले हैं, गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही कवर करेंगे कि कौन से स्टेप्स इंडिया में लिए गए हैं फॉर गुड गवर्नेंस, जिसमें आगे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, सिटीजन चार्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, पब्लिक सर्विस डिलीवरी और सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आते हैं। ठीक है, बस यही करेंगे। ठीक है, और इनके ज्यादातर शॉर्ट नोट्स आने के चांस होते हैं, बट मे बी फुल क्वेश्चन आ जाए तो वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो इस वीडियो के बाद आई थिंक हमारा सिलेबस जो है वो डन हो जाएगा। मैंने यूनिट 1 2 3 4 5 सभी के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर वीडियो फ्रूटफुल लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। एंड अनदर थिंग इज कि एक कंबाइंड वीडियो आएगा 5 यूनिट का, जिसमें सारे यूनिट्स फिर से डिस्कस किए होंगे, और उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें जो प्रीवियस ईयर हमारे पास क्वेश्चन पेपर है ना, उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा कि हम आंसर किस तरह से लिख सकते हैं, राइट। तो वो वैसा होगा क्वेश्चन पेपर वाला। ठीक है, तो ये 2 वीडियोस इसके बाद और आएंगे, एक फुल सिलेबस का, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये डिस्कशन का कि उसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रीवियस ईयर में आई थिंक एक शॉर्ट नोट भी आया होगा। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का मतलब होता है कि हमें आईटी का यूज करके, पर्टिकुलरली इंटरनेट का यूज करके जो है गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है टू दी सिटीजंस, ताकि गवर्नमेंट प्रोसेस की जो है एफिशिएंसी बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज लोगों को एक्सेसिबल हो सके। ठीक है, in simple words, e-governance is about digitalizing government services to make them faster, more transparent, and accessible to all people. This includes online system for things like applying for document, paying taxes, and accessing public services. राइट, ई गवर्नेंस क्या है? डिजिटलाइज करना है गवर्नमेंट सर्विसेज को ताकि वो फास्ट बन सके और ट्रांसपेरेंट बन सके और एक्सेसिबल बन सके टू द पीपल, टू द सिटीजंस। व्हाट आर द की फीचर ऑफ ई गवर्नेंस? फर्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी। अगर ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, हम कहीं पे भी बैठ के अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं ना। गवर्नमेंट सर्विसेज हमारे लिए एक्सेसिबल है ऑनलाइन एट एनी प्लेस। ट्रांसपेरेंसी, अब जब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है तो वो करप्शन को हटाएगा, करप्शन डिक्रीज होगा इससे। क्यों? क्योंकि हम ट्रैक कर सकते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, कोई अगर पॉलिसी बनी है तो वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसका, राइट। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए तो आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी आया हुआ है ना, कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ है, गवर्नमेंट कौन से लॉज बना रहा है, उसका कारण क्या है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहा है तो करप्शन डिक्रीज होगा ना। पब्लिक का पैसा कहाँ लग रहा है वो हम सारा बिल देख सकते हैं। उसके बाद एफिशिएंसी, अब अगर ई गवर्नेंस है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, डिजिटलाइज हो रहा है सब कुछ, तो जो ट्रेडिशनल पेपर वर्क है वो सब डिक्रीज हो जाएगा। ऑनलाइन प्रोसेसिंग से काम जो है ज्यादा फास्ट हो जाता है, तो एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, स्पीड अप भी हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी, जो डिजिटल सिस्टम होता है हम उसे ट्रैक कर सकते हैं एक्शन को, तो इससे गवर्नमेंट एजेंसी ज्यादा अकाउंटेबल हो जाती है, बेटर अकाउंटेबिलिटी। पोस्ट इफेक्टिवनेस, तो पहले फिजिकल पेपर होता था अब वो रिड्यूस होगा, ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट डिक्रीज होगा। ई गवर्नेंस जो है वो एक इफेक्टिव टूल है फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है ओवरऑल ग्रोथ, एक स्पेसिफिक स्ट्रेटा की नहीं ग्रोथ होना, बल्कि जो मार्जिनलाइज्ड है और डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, सभी का ग्रोथ होना। ठीक है, अब जो ई गवर्नेंस है उसके पास पोटेंशियल है, वो एक पावरफुल टूल है फॉर ओवरऑल ग्रोथ, राइट, स्पेशली इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। अब कैसे वो इंक्लूसिव ग्रोथ में हेल्प करेगा? फर्स्ट इज इंप्रूव एक्सेस टू सर्विसेज। अब जो लोग हैं वो सर्विसेज को कहीं बैठे भी ले सकते हैं ना, क्योंकि इंटरनेट की हेल्प से हम कहीं से भी अपने अप्लाई कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर टैक्स पे करना है, बिल पे करना है तो हम कर सकते हैं। सर्विसेज इंप्रूव हो रही है ना। करप्शन में रिडक्शन होगा, ये भी बता दिया, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर कोई भी हमारी एप्लीकेशन है, पेमेंट है, हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। सॉरी,
हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक सर्विस डिलीवरी कैन बी मॉनिटर्ड इन रियल टाइम ensuring that no bribes are taken on unsafe practices। अब ब्राइब मतलब रिश्वत ही होता है, राइट। एम्पावरिंग ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो एसेंशियल सर्विसेज जो होती हैं वो वल्नरेबल कम्युनिटीज को भी प्रोवाइड होंगी, गवर्नमेंट को हेल्प करेंगी वो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इससे जॉब क्रिएशन भी होगा, क्योंकि आईटी सेक्टर डेवलप करेगा तो जॉब क्रिएशन ऑटोमेटिकली होगा ना। उसके बाद अब अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च कर रही है, कोई पॉलिसी बना रही है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर स्टेट ऑफ पीपल, सो अब वो डायरेक्टली बेनिफिट कर सकती है ना, बेनिफिट जिसको वो देना चाह रही है, बेनिफिशियरी को, राइट। अभी बीच में प्रोसीजर होता था कि पहले एक जैसे सबसे पहले गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लोअर ऑफिसर करेगी, उसके बाद उसके ऑफिसर जाएगा, मतलब जो एक लॉन्ग चेन ऑफ पीपल कनेक्टिविटी थी वो कम हो जाएगी, अब डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा उसको गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम का। तो जो लीकेजेस होते थे, डिलेज होते थे, वो सब खत्म हो जाएंगे। चैलेंजेस क्या है, डिजिटल डिवाइड, लोगों को पता ही नहीं है, एक्सेस ही नहीं है इंटरनेट का, उनको पता ही नहीं है कि उनके पास कौन सी पॉलिसीज है, उनके पास कौन से राइट है, इसलिए इनक्वालिटी होती थी। डिजिटल डिवाइस, डिजिटल लिटरेसी, पीपल आर अनअवेयर अबाउट दी सर्विसेज विच आर अवेलेबल टू देम ऑनलाइन और डिजिटली। साइबर सिक्योरिटी रिस्क होता है, मतलब जो डाटा होता है वो सेंसिटिव होता है, तो इससे साइबर थ्रेट्स और वल्नरेबल टू हैकिंग होता है, मतलब डाटा लीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो पीपल इससे डरते हैं डिजिटलाइज करने से सब कुछ। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज का मतलब ये है कि अभी ज्यादा कनेक्टिविटी डेवलप नहीं हुई है इंटरनेट की, क्योंकि इंडिया इज वास्ट पॉपुलेशन कंट्री, तो अभी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। एग्जांपल क्या है गवर्नेंस की, जैसे आधार, ई डिस्ट्रिक्ट, एम गवर्नेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं। जैसे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब है गवर्नमेंट सीधा सब्सिडीज बैंक अकाउंट प्रोवाइड करवाएगी जो बेनिफिशियरी है, जैसे करप्शन रिड्यूस होगा, सब्सिडीज सीधा बेनिफिशियरी को मिलेगी, डिलेज नहीं होंगे, लीकेजेस नहीं होंगे। एम गवर्नेंस इज मोबाइल गवर्नेंस, गवर्नेंस मोबाइल फोन्स, सिटीजन को अलाउ करती है कि वो फोन के द्वारा किसी भी चीज कोई भी अगर उनको सर्विस चाहिए तो वो एक्सेसिबल कर सकते हैं, स्पेशली रिमोट एरियाज। ई डिस्ट्रिक्ट इज मतलब ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विस फॉर रूरल सिटीजन, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर बर्थ सर्टिफिकेट्स, राशन कार्ड्स, आधार कार्ड्स। ओके, सो देन इस कंक्लूजन क्या, ई गवर्नेंस एक इफेक्टिव टूल है इंक्लूसिव ग्रोथ, यस इट इज इफेक्टिव टूल because it increases efficiency, transparency and accessibility, but there are many disadvantage और many backlogs to that है, digital divide, cyber security, digital literacy। अगर ये बैरियर्स ओवरकम हो जाते हैं तो ई गवर्नेंस ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर का मतलब ये होता है, अगर हम कोई भी गवर्नमेंट सर्विस लेते हैं, अगर कोई या फिर किसी भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से हम कोई सर्विस ले रहे हैं, तो वो हमें एक फ्रेमवर्क देंगे कि हमारे यहाँ पे अगर आप ये वाली सर्विस लेना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत क्या क्या मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा पासपोर्ट सेवा की सर्विस ले रहा है, तो उसको पहले एक सिटीजन चार्टर दे दिया जाएगा, जिसमें उसको बता दिया जाएगा कि तुम्हारा इसमें सर्विस ये प्रोवाइड है कि तुम्हें एक पासपोर्ट दिया जा रहा है, इशू किया जा रहा है, उसकी टाइम लिमिट 30 दिन लगेगी। तो ऐसे ऐसे उसमें जैसे आप कह रहे हो ब्लू प्रिंट दे दिया जाता है कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सेवा के अंतर्गत, राइट। दिस इज फॉर सिटीजन चार्टर। अब जब एक सिटीजन चार्टर है तो मतलब वो सेट ऑफ रूल्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है, ओके। अब इसके फीचर क्या है, सर्विस प्रोवाइडेड, उसमें बता दिया जाता है कि ये सरकार या ये ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या सर्विस दे रही है। सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में बता दिया जाता है कितनी तेजी से और कितनी क्वालिटी से आपको कोई जो है सर्विस मिलेगी। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और इन रिटर्न आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है, इशू करवाना है, तो आपको सही डिटेल्स देनी पड़ेगी ना। सो दिस इज योर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी लिखा होता है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल गिविंग करेक्ट डिटेल्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें टाइम लिमिट लिखा होता है कि कितने दिन में आपका ये चीज इशू हो जाएगी। उसके बाद अगर आप उनसे अनहैप्पी हो, उसमें ये भी लिखा होगा कि आप अपना फीडबैक कहाँ दे सकते हो और फाइल कंप्लेंट कर सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता है, बंदे को पता लग जाता है अच्छा ये मेरे को यही सर्विस देगा। तो उसके बाद इंप्रूवमेंट इन सर्विसेज भी होती है, क्योंकि एक जो सिटीजन चार्टर है, अगर वो बंदे ने पढ़ लिया है, ठीक है, तो अब वो अवेयर है कि मुझे यहाँ से क्या सर्विस मिल रही है, तो जो एक कंपनी है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी अपने रूल्स पे स्टिक रहना पड़ेगा। अगर वो अपने रूल्स पे स्टिक रहेंगे, इंप्रूवमेंट होगा सर्विसेज में, ठीक है, फिर हेरा फेरी नहीं होगा। सिटीजन्स को एम्पावरमेंट मिलती है बिकॉज दे नो व्हाट दे कैन डिमांड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इससे कंप्लेंट्स रिडक्शन होती है, बिकॉज उसमें क्लियरली आउटलाइन क्या होता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ताकि पीपल जो है ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग और डिसैटिस्फैक्शन जो है वो क्लियर होती है। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, बिकॉज अगर सर्विसेज डिले होती हैं, पब्लिक को जितना स्टैंडर्ड लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलती है, सो दे कैन फाइल कंप्लेंट, ओके। तो पासपोर्ट सेवा, इशू ऑफ पासपोर्ट विद इन 30 डेज, फाइल ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं आप इसकी अगर नहीं मिलती है। इंडियन रेलवेज जो है, इसमें आप ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं, रिफंड कर ले सकते हैं, विद इन 3 डेज होगा। ऑनलाइन भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और रेलवे स्टेशन पे जाके भी। एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, रेगुलर वाटर सप्लाई, वेस्ट कलेक्शन सेट, कॉल और विजिट द ऑफिस फॉर कंप्लेंट्स। चैलेंजेस क्या है, अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता ही नहीं सिटीजन चार्टर नाम की चीज भी होती है, स्पेशली इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। डिलेड सर्विसेज हो रही है, डिलेड सर्विसेज क्यों हो रही है, बिकॉज देयर इज प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन, ओके। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट है, लोगों को समझ ही नहीं आता कि सिटीजन चार्टर में लिखा क्या हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज देयर, मतलब अगर सिटीजन चार्टर है भी, उस पर डेडलाइन भी लिखी है, लेकिन रिसोर्स पूरे नहीं, मैनेजमेंट बहुत पूरा है, करप्शन इतना है कि इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज होंगे ही होंगे। उसके बाद इन कंक्लूजन क्या है, सिटीजन चार्टर का गवर्नमेंट को सहायक होता है, क्योंकि वो क्लियरली बता सकता है कि क्लियरली और इजी अंडरस्टैंडेबल होता है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है। देन इज इंट्रोडक्शन टू गुड गवर्नेंस, एंड गुड गवर्नेंस का टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं।
आप वो प्लेलिस्ट में जाके गुड गवर्नेंस वाला टॉपिक अगर नहीं पढ़ा है तो वहां से पढ़ सकते हैं। अब कौन से इनिशिएटिव इंडिया में लिए गए हैं फॉर गुड गवर्नेंस? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना है। एंड अप्रॉक्स 3 मिलियन आरटीओ जो है हर साल फाइल होती है। इससे करप्शन और इनएफिशिएंसी जो है वो एक्सपोज होती है। उसके बाद डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015। इसका मेन मकसद ये था कि डिजिटल एम्पावरमेंट करना है इंडिया को। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाएगी और वेरियस सर्विसेज जो है जैसे कि ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस जो है ये प्रोवाइड करवाएगी बाय टू दी सिटीजन। और बाय 2024 भारत नेट एम्स टू प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख विलेजेस। ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे कि ई ऑफिस, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, तो ये सब। एंड ओवर 15,000 गवर्नमेंट सर्विसेज आर नाउ अवेलेबल ओनली ऑनलाइन थ्रू स्टेट एंड सेंट्रल पोर्टल्स। जीएसटी टैक्स जो है ये एक वो वाला टैक्स है, यूनिफाइड टैक्स है। वेरियस जो नंबर ऑफ टैक्सेस थे उनको हटा के एक सिंगल यूनिफाइड सेटअप बना रही है। सो जो गवर्नमेंट है वो सिंप्लीफाई कर रही है सिस्टम को, राइट। मनरेगा वाज अ स्टेप टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस बिकॉज इसमें ओवर 10 करोड़ हाउस होल्ड्स को बेनिफिट मिल रहा है मनरेगा का। और इसमें क्या था? 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। सो दीज आर फ्यू स्टेप्स व्हिच आर टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर गुड गवर्नेंस, राइट। स्वच्छ भारत, आधार एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो दिस इज सो गुड गवर्नेंस वो होती है जो सर्विस प्रोवाइड करवाती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, सिटीजन पार्टिसिपेशन को प्रमोट करती है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 5। इसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट जो है वो हमारा रह गया है। सो वी विल कवर इट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो आपकी 2 से 3 मिनट का होगा जिसमें सारा आरटीआई कवर हो जाएगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर कमेंट।